सत्ता के संग्राम में पैनल हमारे साथ जुड़ गया है, तारुफ आपका करवा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए, संदेश श्रीवास्तव जी। संदेश जी, बहुत स्वागत है आपका। के अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। धैर्यवर्धन शर्मा जी जुड़ गए हैं, स्पोक पर्सन हैं बीजेपी से। धैर्यवर्धन जी, बहुत स्वागत है आपका। चैनल हेड एसपी त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले के जी, मैं आपका ही रिएक्शन लेना चाहूंगी कि अगर आज के सिनेरियो में अगर हम बात करें तो पूरे देश में 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे राज्य हैं जहां पर उपचुनाव हो रहा है और 54 सीटों पर ये उपचुनाव हो रहा है और जिसमें से सबसे ज्यादा सिर्फ 28 सीटें सिर्फ मध्य प्रदेश में। देखिए, लोकतंत्र का महोत्सव होता है मतदान। तो आज जो चुनाव हो रहे हैं जिन सीटों पर, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदाताओं को निकल करके और वोट देने जाना चाहिए। ये तो सारे मीडिया संस्थानों की, सारे लोगों की, सारे नेताओं की अपील रहती है। मध्य प्रदेश की जहाँ तक बात करें तो यह उपचुनाव देखा जाए बाय एंड लार्ज आम चुनाव से कम नहीं। मैं तो इसको आम चुनाव से कम नहीं आंकता हूँ, क्योंकि जिस तरह से आम चुनाव में जो एक उत्तेजना होती है, एक जो बयानबाजी का जो एक सिलसिला रहता है, जिस तरह का पैटर्न होता है, उसी तरह का पैटर्न इन बाई इलेक्शन में देखने को मिला। बदजुबानी भी बहुत देखने मिली। भाषा का जो संयम रखना चाहिए नेताओं को, वो भी बड़े नेताओं को, उन्होंने भी वो संयम भी खोया है। और जिस तरह का आम चुनाव का एक जैसा माहौल होता है उस तरह का है। जहां तक मध्य प्रदेश के उपचुनाव की बात है तो 28 सीटों पर जो मतदान आज हो रहा है उसमें कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि यदि उनको अपनी सरकार बनानी है फिर से, तो उनको पूरे के पूरे 28 सीटों पर जीत दर्ज करनी होगी, जो एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है और एक मिरेकल भी है। यदि 28 की 28 सीटें आप जीत जाते हैं तो वाकई ये एक मिरेकल है, चमत्कार से कम नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी थोड़ी कंफर्टेबल स्थिति में है, क्योंकि अब जो जादुई आंकड़ा है वो 116 से घट के 115 रह गया है, क्योंकि राहुल लोधी एक विधायक ने भी इस्तीफा दे दिया है। तो अब 115 जादुई आंकड़ा है। उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को केवल 8 सीटों की जरूरत होगी और कांग्रेस को यदि अपनी सरकार बनानी है तो पूरे 28 सीटों की जरूरत होगी, जो कि प्राप्त करना किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। बिल्कुल। कैसे इस चमत्कारी आंकड़े को आप लोग छू पाएंगे या जीत पाएंगे, संदेश जी? सर्वप्रथम तो मैडम, मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता से अपील करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा और ज़बरदस्त संख्या में मतदान करें और मतदान करके अधर्म पर धर्म की जीत, बिकाऊ पे टिकाऊ की जीत और गद्दारों पर खुददारों की जीत पर मोहर लगाइए। मैं जान रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि प्रदेश की जनता अपार समूह के साथ, अपार उत्साह के साथ ये कार्य करने जा रही है और मुझे पूर्ण विश्वास है, फिर मैं कह रहा हूं, मध्य प्रदेश की जनता इतिहास रचेगी, निश्चित रचेगी। 28 की 28 सीटों पर मध्य प्रदेश की जनता इतिहास रचने का कार्य कर रही है। मैं आपको पुनः बोलता हूं, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मध्य प्रदेश के अंदर आज जबरदस्त उत्साह है कार्यकर्ताओं में और मतदाताओं में भी। वो मतदान केंद्र के ऊपर लाइनें लगी है और मुझे प्रसन्नता हो रही है कि मतदान केंद्र में देख के आया हूं मैं 2-3 सांची में, महिलाओं का उत्साह बहुत जबरदस्त है और उत्साह में उनके गुस्सा है, वो नाराजगी है, महंगाई से, बेरोजगारी से वो परेशान है। उसका पूरा खामियाजा मैं देख के आ रहा हूं। मैं श्रमिकों से पूछ के आऊं, वो कह रहे हैं हम पूना से जब भोपाल आ रहे थे तो हम एक एक कदम का हमें हिसाब लेना है। ज्यादा सांची में ज्यादा श्रमिक नहीं है, लेकिन वो श्रमिकों की आवाज वहां पर जबरदस्त बुलंद हो रही थी। किसानों से नहीं पूछ के आए आप? जी, किसानों से नहीं पूछा? जी मैडम, किसानों की बात बताता हूँ, फिर आपके से नहीं पूछा आपने? जी, किसान, मध्य प्रदेश का किसान पिछले साल जो सोयाबीन में 2100 रुपए उसको मिले थे, 2100 रुपए कुंटल मिला था, वो आज
आज रायसेन की मंडी में 600-700 रुपए भी नहीं मिल रहे उसको। वो किसान जो है जिसको पिछले बार 2100 रुपए का तय था, उसको 600-700 रुपए मिलने में मुश्किल हो जा रहा है। यूरिया की कमी है जी। कर्ज माफी पे भी पूछा होगा जी, बिल्कुल पूछा। मध्य प्रदेश की जनता उन्होंने पूछा और हमने बताया, और कई लोगों ने बोला कि हमारा कर्ज जो है, मैं आपको बता रहा हूं कि हमारा जो कर्ज है वो डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी आए थे और वो हमको दे के गए, सर्टिफिकेट दे के गए, ये उन्होंने बोला। और मैं आपको पुनः बताता हूं, 27 लाख किसानों के हमने कर्जे 50,000 तक के माफ किए हैं मैडम। और इसका हमने पेन ड्राइव हमने 3000 लोगों को बांटा है, और विशेषकर मुख्यमंत्री जी के तो घर पे जाके देखे आए। और उसमें और एक चीज और बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से, जो आपके कृषि मंत्री हैं, जो एक दिन में यहाँ आया था, तो वो उस वक्त उनकी डिबेट चल रही थी, कृषि मंत्री ने खुद विधानसभा के अंदर अपना स्टेटमेंट दिया है, अपना वक्तव्य दिया है कि मध्य प्रदेश की 27 लाख किसानों के कर्जे माफ हुए। ठीक है, इसलिए ठीक सवाल का जवाब ले लेती हूँ। धैर्यवर्धन जी, अगर 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हो गया है, आपके कृषि मंत्री कमल पटेल खुद इस बात का जिक्र विधानसभा के पटल पर कर रहे हैं, तो फिर आप लोग क्यों चिल्ला रहे हैं कि भैया कर्जा माफ नहीं हुआ, वादा खिलाफी हुई? और जिस तरह से संदेश जी कह रहे हैं कि वो घूम के आ रहे हैं कई मतदान केंद्रों से, कई विधानसभा क्षेत्रों से, वहां पे ये गुस्से का खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। 28 की 28 सीटें कांग्रेस की। जैसे किसी व्यक्ति का निमंत्रण किया जाए कि आप दोनों समय करें, पधारें, और वो बड़े उमंग उत्साह से स्नान पूजन करके आपके भोजन के समय पर आ जाए और चाय बिस्किट खिला करके और उसकी रवानगी डाल दें, तो कैसा लगेगा? वही स्थिति इन्होंने किसानों के साथ की। 2 लाख रुपए तक का वादा था इनका। अब ये क्यों 50,000 के गाल बजा रहे हैं? और ये कहाँ घूम कर क्या है? ये तो अपने कर्मों से घूम रहे हैं, उसमें किसी का क्या दोष है? जनता ने तो इनकी सरकार बना दी थी, ये सरकार संभाल नहीं पाए, अपने कुंडे को सहेज के रख नहीं पाए। इनके बड़े नेताओं ने अपने समकक्ष नेताओं का अपमान किया, उसके कारण से सरकार गिरी है। और सरकार गिरी है तो इनको सबक भी मिलेगा और सवालों का सामना भी करना पड़ रहा है कि भाई क्यों बेरोजगारों का भत्ता नहीं दे पाए, क्यों किसानों का आप 2 लाख तक का कर्ज माफ नहीं कर पाए, क्यों राहुल गांधी कृषि मंत्री कमल पटेल बोल रहे हैं ना, वो तो इस बात का जिक्र कर रहे हैं, उस पर जवाब दीजिए ना। नहीं, मैंने जवाब दिया। लेकिन ये अभी कांग्रेस के प्रवक्ता स्वयं स्वीकार रहे कि हमने 50,000 रुपए तक की कर्ज माफी कर दी। तो हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी के वादे की, जो उन्होंने कहा था कि 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करेंगे, और यदि 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ नहीं हुआ करेंगे तो मुख्यमंत्री को हटा दिया जाएगा। तो वो कहाँ कर पाए? करेंगे। हमारे पास जादू की छड़ी नहीं है जो घुमा दे पूरे 2 हो जाए, समझे ना? ठीक है, वो बहुत दूर बैठे हैं। नहीं, आप अगर बीच में इंटरप्ट करेंगे तो दोनों का डिस्कशन नहीं हो पाएगा, उनकी बात आ जाए फिर आप ठीक है। बात करें। धैर्यवर्धन जी, बात पूरी कीजिए। मैं यही कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने पूरे चुनाव में एक झूठा वातावरण बना के रखा कि इनके वचन पत्र को लेकर के जनता बहुत आशान्वित है और जनता इनको 28 से 28 सीटों पर जिताने वाली है। और अब तो इनके लोग आधे की बातें करने लगे थे 8 दिन पहले तक, तो कि हम आधी सीटें जीतेंगे, बीजेपी को आधी मिलेगी। तो इसका अर्थ ये है कि इनकी हवा निकल रही है और इनका जो ओवर कॉन्फिडेंस था उस गुब्बारे की हवा निकल गई है। और भारतीय जनता पार्टी को जो लाभ मिलने वाला है वो 2-3-4 बातों का मिलने वाला है। नंबर 1, हमने जो लोगों के लिए आवास उपलब्ध करा है, ये देखिए बहुत सामान्य सा उदाहरण है पर बड़ा महत्वपूर्ण बात है यदि तुलनात्मक अध्ययन करें कि हमने चुनाव के थोड़ा पहले 2.25 लाख आवास लोगों को दिए हैं और कमलनाथ जी की सरकार ने 2.25 लाख आवास सरेंडर कर दिए कि हम तो इसका हिस्सा देने के लिए पैसे नहीं है। तो जमीन आसमान का अंतर है दोनों सरकारों के काम करने का। हमने घर घर शौचालय बनवाए, हमने लोगों के खातों में 500-500 रुपए डाले, लोगों को अनाज मिल सके उसकी फिक्र की है, विद्यार्थियों को लैपटॉप दिया है, किसानों के लिए पेंशन राशि में वृद्धि की है। तो हम विकास का एक रास्ता लेकर के निकले हैं और विकास की तस्वीर हमने जनता को दिखाई है और जनता को भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय का भाव लेकर के पूरी नैतिकता के साथ
हम जन कल्याण के लिए काम करेगी। इसलिए जो सरकार इस समय है उसको बचाए रखने के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए भी आपको एक अतिरिक्त रुझान आज दिखाई पड़ रहा होगा। और ये उमंग और उत्साह जो वोटर में है तो वही अतिरिक्त उमंग है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बरकरार रखने के लिए लोगों के मन में है। ठीक है, आपने लेकिन ये नहीं बताया कि जब लॉकडाउन लगा था तो मजदूरों को बुलाने के लिए सरकार ने क्या काम किए। ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आपसे पूछे जाने चाहिए। त्रिपाठी जी, मध्य प्रदेश में जो मतदाता इस वक्त चुप्पी साधा हुआ है, जो साइलेंट वोटर है, उसकी चुप्पी के आखिर क्या मायने निकल पा रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं आप? देखिए, ये जैसा कि अग्निहोत्री जी ने कहा है कि ये आम चुनाव है, ये उपचुनाव नहीं है। इसके पहले जब भी उपचुनाव होते रहे, सरकार जिसकी भी रही, मुझे नहीं आता 1952 से अभी तक या 1948 जब विभिन्न प्रदेश अलग अलग प्रदेश थे तो कभी इस तरह का रहा हुआ हो कि उपचुनाव 1, 2, 3 जो भी है उनके जीतने और हारने से कोई सरकार बदली हो। ये पहली बार ये हो रहा है कि ये उपचुनाव जो जीतेगा, संख्या में जीतेगा, उसकी सरकार बन जाएगी। हालांकि जैसा उन्होंने कहा, चमत्कार से कम नहीं है। कांग्रेस के 28 जीतने या 25 जीतने चमत्कार नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ यह है कि पहली बार, मैं थोड़ा सा इसके पहले इतिहास मैंने बहुत सारे चुनाव देखे, उन चुनावों में थोड़ा बहुत रुझान का पता चल जाता था कि जनता क्या सोच रही है। चाहे 90 में हो, इसके 80 और 85 की बात छोड़ दें, 80 में स्थायित्व का मुद्दा सीधे सब आम पब्लिक खुलेआम बोलती थी। 85 में शहादत इंदिरा जी की हुई थी, उसको लेकर के इंदिरा जी को वोट देना है। लेकिन 90 में मैंने देखा कि परिवर्तन, माने कांग्रेस का परिवर्तन, किस तरह से बीजेपी सरकार आएगी, कैसे आएगी, ये भी बोला। पहली बार ये हो रहा है कि बहुत सारे मतदाता जो चुप्पी साधे हुए हैं वो 50% से ऊपर है जो वोकल नहीं है, नहीं बोल रहे हैं। तो अभी इन दो मुद्दों के बीच में एक जो बिकाऊ टिकाऊ जो आप कह रहे हैं संदेश जी, यानी दल बदल के मुद्दे को लेकर के, जैसा कि शुरू में बहुत ज्यादा प्रभावी था, उस प्रभाव को विकास के नाम पे डाइवर्ट करके बीजेपी ने कितना निस्तेज किया है, उसको डाइल्यूट किया है। अगर बीजेपी ने विकास, जैसे कि इसके पहले भी मैंने सवाल किया था बीजेपी प्रवक्ता से कि 230 विधानसभा क्षेत्र हैं, 230 विधानसभा क्षेत्रों में क्या आपको 28 विधानसभा क्षेत्र में ही सारी घोषणाएं 1-1 हजार करोड़ की आपने योजनाएं वहां पटक दी, ले जाकर के शिलान्यास कर दिया, नारियल फोड़ दिया, बाकी 202 भी तो विधानसभा क्षेत्र हैं। यानी सीधे सीधे आप विकास के मुद्दे की तरफ डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, दल बदल के मुद्दे को। तो अगर ये मुद्दा, अगर बीजेपी ने विकास के मुद्दे की तरफ जरा सा भी डाइवर्ट कर दिया, आम पब्लिक को क्या चाहिए, उसके घर में सड़क चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, या और जो सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ चाहिए, तो अगर वो डाइवर्ट कर दिया तो फिर संदेश जी चमत्कार बड़ा मुश्किल हो जाएगा दिखा पाना। लेकिन अगर नहीं डाइवर्ट हुआ तो फिर चमत्कार, संदेश जी बिल्कुल आप बिल्कुल बोलिए, आप बोलने के चाह रहे हैं कि हम आपको मौका मिलेगा ही, लेकिन वो चमत्कार फिर दिख सकता है। क्योंकि अगर दल बदल का मुद्दा, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। कैलाशनाथ पाटिल हार चुके हैं, जब जनता चाहती, मुख्यमंत्री रहते हुए हारे हैं चुनाव। लक्ष्मीनारायण पांडे ने एक युवा नेता थे, एकदम जनसंघ कोई जानता नहीं था, उन्होंने चुनाव हरा दिया था। कि जनता के बीच में कभी कभी चमत्कार होता है। संदेश जी को चमत्कार का इंतजार है, जबकि भारतीय जनता पार्टी अपने जो उसका संगठन है, उसकी जो प्लानिंग है, उसके तहत चुनाव जीतने की बात कर रही है। बिल्कुल। धैर्यवर्धन जी, ब्रेक पे जाने का वक्त हो गया है। ब्रेक पे आने से जब हम लौटेंगे तब मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि 28 विधानसभा, अगर यहाँ पे उपचुनाव नहीं होते, जिस तरह से आपने विकास की गंगा इन 28 विधानसभा क्षेत्रों में बहा दी है, तो 202 विधानसभा क्षेत्रों के साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार क्यों? वो भी तो मध्य प्रदेश का ही हिस्सा है। रुक रहे हैं, चुनाव के बाद यहाँ भी वही होगा। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद इसी सवाल का जवाब लेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका सत्ता के संग्राम में स्वागत है। और ब्रेक पर जाने से पहले सवाल मैंने धैर्यवर्धन जी से पूछा था कि अगर उपचुनाव नहीं होते तो इस जो 28 विधानसभा क्षेत्रों में जिस तरह से विकास की गंगा बहा दी गई है, तो फिर 202 विधानसभा क्षेत्रों के साथ क्यों सौतेला व्यवहार किया जा रहा है? धैर्यवर्धन जी, देखिए, बात सौतेले व्यवहार की नहीं है। मध्य प्रदेश के समग्र विकास की चिंता भारतीय जनता पार्टी को है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सड़क, बिजली, पानी, आधारभूत संरचनाओं से लेकर अन्य प्रकार की जो जो आवश्यकता जिस क्षेत्र में है, उस सब की फिक्र सरकार आगामी वर्षों में करेगी।
पर अभी विषय कुछ और था। अभी कांग्रेस पार्टी छोड़कर के जो लोग आए थे वो यही आरोप तो लगा रहे थे कि हमारे क्षेत्र की अनदेखी हुई, मुख्यमंत्री जी हमारी सुनते नहीं थे, कमलनाथ जी से बात करने का प्रयास करते तो वो चलो चलो कह के टरका देते थे। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने उनको भी भरोसे में लिया कि आप क्या क्या चाहते हैं, आपने लोगों से क्या वादे किए हैं, वो हम उनको पूरा करेंगे। और क्षेत्र के मतदाताओं को भी भरोसा दिलाया कि आपके अंचल के विकास के लिए जो जो बड़ी बड़ी घोषणाएं, जो जो आपकी अपेक्षाएं, वो सब नोट कराइए और वो सब सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए आपकी अपनी सरकार उन कामों को अंजाम देगी। बस ये विषय था, इसलिए कहीं सौतेलेपन की या किसी तुलना की बात नहीं। तो इन विधायकों को, मंत्रियों को कमलनाथ जी चलो चलो करते थे, तो आप लोगों ने तो दोनों ही पार्टियों ने मिलके जनता को चलो चलो की नौबत में ला दिया अभी। नहीं, जनता जनार्दन है, जनता सर्वोपरि है और जनादेश को संभाल कर नहीं रख पाए कांग्रेस, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हम तो जनता के दिए हुए आशीर्वाद को, जनता ने सर ये आशीर्वाद कब दे दिया आपको? अगर जनता को यही आशीर्वाद देना हो तो 2018 में ही दे दिया होता आपको ये आशीर्वाद। आऊंगी आपके पास। इस वक्त की एक और बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को इंदौर से बता देते हैं। इंदौर के सावेर में उपचुनाव में फर्जी मतदाता पकड़ा गया है। इंडेक्स कॉलेज स्थित मतदान केंद्र का ये पूरा मामला बताया जाता है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुज्जू और सदाशिव यादव के अधिकारियों से इस दौरान तीखी बहस हुई है। तीखी बहस का ये वीडियो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर स्वराज एक्सप्रेस सबसे पहले बता रहा है। मीडिया को कवरेज करने से भी इस दौरान रोका जा रहा है। नहीं तो शर्मा ने हमसे तो पूछना चाहिए, आपसे पूछने नहीं, आप आपत्ति नहीं, हमने आपत्ति पहली बार वोट डाला है, वो भी तो देखेंगे कि नहीं देखेंगे। हाँ जो कि दाढ़ी नहीं है, मूछ नहीं है, वही डिसाइड कर रहे हैं। ये फर्जी नहीं, ऐसा थोड़ी है। फिर एजेंट का मतलब क्या, आप ही वोट डलवा लो। ये मतदान अधिकारी ने ओके कर दिया, पीठासीन अधिकारी का निर्णय शर्मा नहीं तो शर्मा ने हमसे तो पूछना। अग्निहोत्री जी, जिस तरह की ये तस्वीरें आई हैं, इससे क्या समझने की कोशिश की जाए? नहीं, देखिए, ये मतदान के दौरान ऐसी तस्वीरें आम हैं और सांवेर का ये दृश्य है। लेकिन देखिए, जो खबरें ग्वालियर और चंबल संभाग से जो आ रही हैं, सबसे ज्यादा 16 सीटें वहां पर हैं, वहां से जो खबरें आ रही हैं गोली चलने की, झड़प होने की और अन्य प्रकार के जो हिंसा और दूसरे जो गतिविधियां होती हैं, माल प्रैक्टिस जो मतदान कराने के लिए, उन सारी की खबरें आ रही हैं। ये तो मतदान के दौरान आम खबरें हैं। और ऐसी झड़प, ऐसी छोटी मोटी झड़प और फर्जी मतदाता पकड़े जाना और फर्जी मतदान होना, कम से कम ईवीएम आने के बाद उस तरह जिस तरह बैलेट पेपर के समय में होता था कि बैलेट पेपर बॉक्स छीन करके ले गए, भाग गए, फर्जी मतदान करवा दिया, उस तरह की घटनाएं अब कम हो गई हैं। हालांकि आपको याद होगा, आज ही दिग्विजय सिंह जी ने सुबह सुबह ट्वीट करके ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा है कि फिर से ईवीएम को याद किया है और उन्होंने कहा है कि कितने ऐसे विकसित देश हैं जहां से ईवीएम अब गायब हो गई है, लेकिन हम जैसे जो देश है वो अभी भी ईवीएम पर टिके हुए हैं। बैलेट पेपर की उन्होंने वकालत की है फिर से। हालांकि ईवीएम का जो दौरा है वो कांग्रेस सरकार के दौरान ही शुरू हुआ है। तो पहला मध्य प्रदेश में 2 विधानसभा क्षेत्रों में ईवीएम से चुनाव हुआ था। भोपाल दक्षिण था और शायद उत्तर था, दिग्विजय सिंह जी के समय ही हुआ। दक्षिण था, दिग्विजय सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री थे, उसी समय शुरू हुआ त्रिपाठी जी। और आज वो ईवीएम पर भरोसा जो है उनका उड़ गया। आज सुबह ही उन्होंने ट्वीट किया जी। बिल्कुल। संदेश जी, आप मुस्कुरा रहे थे जब धैर्यवर्धन जी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि नाराज थे, मतलब ध्यान नहीं दिया जा रहा था और इसलिए उन्होंने इन नाराज लोगों का साथ दिया। तो अब चुनाव हो रहे हैं जनता के विकास के लिए, आप ही लोग ध्यान दे देते। सर गौरी मैडम, आपके एक भी प्रश्न का शर्मा जी ने जवाब दिया नहीं, बीजेपी की प्रवक्ता ने। आपने उनसे पूछा कमल पटेल के स्टेटमेंट पे, वो कुछ नहीं बोले। आपने उनसे बोला भैया सिर्फ 28 सीटों पे आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो, उस पर वो कुछ बोले नहीं। मैडम, कुछ बोलने की कोई बात नहीं। और पूरा मध्य प्रदेश जानता है 35 करोड़ रुपए का
खरीदारी हुई है पूरा प्रदेश जानता है, हर जनता जानती है। सबूत तो एक भी नहीं दिया ना सर। सुनिए, सबूत तो जनता देगी, आप रुक जाइए। सबूत आपको 10 तारीख को मिल जाएगा। त्रिपाठी जी, आपको सबूत 10 तारीख को 100% मिलेगा। अब मैं आदरणीय त्रिपाठी जी से निवेदन करना चाहता हूँ। त्रिपाठी जी ने कहा कि साहब विकास का है और ये है। एक्चुअली गौरी मैडम, ये चुनाव बेसिक 2 ही मुद्दों का है, सिर्फ मात्र 2 मुद्दे। एक, गद्दारों को सबक सिखाना है सर्वप्रथम, और दूसरा मुद्दा सिर्फ रियल प्रजातंत्र को बचाना है। अगर अब की बार मध्य प्रदेश में अगर 28 सीटों में बीजेपी को बहुमत मिलता है तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे राजनीतिक पार्टियों के अंदर जिनको फ्री हैंड मिल जाएगा, जो लोग दल बदल 35 करोड़ रुपए में करते हैं। इसलिए, और दूसरी बात, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जनता जो अपना मत व्यक्त करेगी, यदि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कर दिया तो वो प्रजातंत्र नहीं, वो खराब हो जाएगा, प्रजातंत्र का गलत मैसेज जाएगा। मेरा तो जनता तय करेगी ना। हाँ, आप थोड़ी तय करेंगे कि प्रजातंत्र के खिलाफ मैसेज जाएगा। करूंगा सर, मैंने तो ये मैं मैसेज का इफेक्ट बता रहा हूँ। उसके 2 ही, एक इफेक्ट जो आपने बोला वो होगा, दूसरा इफेक्ट ये होगा कि हिंदुस्तान के अंदर प्रजातंत्र की धज्जियां उड़ जाएंगी। जो आपके वोट की पावर है उसको, ये देखिए संदेश जी, मैं आपसे सहमत इसलिए भी नहीं हो पा रहा हूँ जी, बोलिए, कि यदि आपको वोट नहीं मिला तो प्रजातंत्र की धज्जियां उड़ जाएंगी। नहीं, जनता अपना खुद तय करेगी कि उसको किसको वोट देना है। जी, बिल्कुल। जनता ये तय कर देगी कि आपको मैंने सरकार में बिठाया था, आप चला नहीं पाए। वो बिल्कुल तय करेगी, बिल्कुल तय करेगी। और ये भी तय करेगी अगर हम जीत गए कि आपने खरीदारी करी थी, जेल जाने की तैयारी कर लीजिए, ये भी तय करेगी। हाँ। ये भी दोनों बातें हैं। अगर आप त्रिपाठी जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप कि बात दोनों ही होंगी। हर बात के 2 पक्ष होते हैं, आपका पक्ष भी सही है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम होंगे अगर ये आपके हिसाब से पक्ष में गया तो। और वैसे अगर जनता ने कर दिया और हार गए तो आने वाली पीढ़ी और आने वाले जो गद्दार लोग जो जनता से वोट लेके 35 करोड़ रुपए में बिक जाते हैं, वो आगे नहीं संजय जी, कब तक ये 35 करोड़ रुपए मिलता रहेगा? हम उन मुद्दों पे चर्चा क्यों नहीं करते? तमाम राजनीतिक पार्टियां उन मुद्दों पे चर्चा क्यों नहीं करती जिनकी जरूरत आज के सिनेरियो में है? या पूछा जाएगा तो वो 15 महीने का बताने लगेंगे, आप लोग 15 साल का बताने लगेंगे? नहीं, वर्तमान में क्या कर रहे हैं आप लोग? मैडम सुनिए ना, वर्तमान काम करने का मौका ही नहीं दिया हमें। मात्र गौरी मैडम सुनिए, हाँ। मात्र 15 महीने नहीं, हमें 11 साढ़े 11 महीने ही मिले थे। और 11 महीने सर्वे हमारे 11 महीने इनके 15 साल पे भारी हैं। ये अभी उनकी बात कर रहे थे, किसानों कह रहे किसानों को गोली किसने मारी? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश बलात्कार में नंबर 1 किसके कौन क्यों था? बेरोजगारी में नंबर 1 क्यों था? कुशन को, अरे 15 साल का अगर तो आप अच्छा करते तो आप रिपीट करते। हमें सरकार ने क्यों बिठाया? हमें जनता ने सरकार में क्यों बिठाया? क्योंकि आपकी नाराजगी थी। और मैडम मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं, और आदरणीय त्रिपाठी जी अग्नि गौरी सुन लीजिए, ये 28 में से 26 सीटें हम 2018 में जीत चुके हैं मैडम। हम जो ये सीटें हमारी ही थी 2018 से, और आज के माहौल में आप खुद मन में कंपेयर कीजिए। 2018 में जब 15 साल की सरकार थी तो भी हमने ये जीती थी। तो आज तो हमारे साथ गद्दारों वाला पॉइंट है। मध्य प्रदेश, चंबल की जनता चंबल का पानी इंतजार कर रहा है। वो चंबल का पानी खुददार होता है, गद्दार नहीं। गद्दारों को सबक सिखाने के लिए बहरा रही है। मैडम देखिए 50-60% वोट अब भी 12 बजे से पहले हो। आगर को छोड़ के तो आप सभी जीते हुए थे। 28 में 27 नहीं, हम 28 हम बता रहे ना, 27 आप जीते हुए थे। नहीं, आगर को छोड़ के। नहीं, बिल्कुल सही। 2 उपचुनाव जो हो रहे हैं उसमें से एक हमारा विधायक, जौरा भी आपका था, ब्यौरा भी आपका था, आगर भर आपका जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सॉरी, आपने सही बोल रहे हैं। हमारी एक थी और 27 की 27 हमारे पास 2018 में जीती थी मैडम। ये तो अब तो आप देख रहे हैं बिहार में फरंगे उड़ रहे हैं, और शिवराज जी खुद आप देखिए ना मैडम, बिहार जा रहे हैं? देखिए चुनाव मध्य प्रदेश में रही है। नहीं, चुनाव देखो मैडम देखिए क्या क्या कराता है, क्या नहीं कराता है। जो कांग्रेस के अंदर जो टाइगर थे, जो कांग्रेस के टाइगर थे, वो आज संतरे के शेरू हो गए। खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं कि हम शेरू हैं। आप देखिए
जो हमारे लिए महाराष्ट्र। धैर्यवर्धन जी, संतरे का शेरू बोला जा रहा है, आप ही समझ लीजिए, मैं तो नहीं, मतलब इसको, मतलब इस जिस तरह से इन्होंने कमेंट किया है, मैं इसको और ज्यादा डिलीट नहीं कर पाऊंगी, अब आप ही समझ लीजिए। नहीं, अब इनके नेता दिग्विजय सिंह जी महिलाओं को टंचमाल कहते हैं, कमलनाथ जी आइटम कहते हैं, तो ये लोग कुछ भी बोल सकते हैं, ये तो जनता इनको जानती है। ठीक है, मैं आ रही हूँ आपके पास, मैं आपसे मैं आपके पास भी आ रही हूँ। मैं पहले बाइट सुना देते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दावा किया है कि 10 नवंबर के परिणाम से सीएम शिवराज की तमाम चीजें सामने आ जाएंगी। मेरा 40 साल का राजनीतिक अनुभव है, मुझे पता है कि कैसे लड़े जाते हैं चुनाव और कैसे जीते जाते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से बाहर निकलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ये बड़ा बयान दिया है। जनता ये चुनाव लड़ रही है, 10 नवंबर को जब परिणाम सामने आएगा तब पता चल जाएगा कि शिवराज जी के सभी दावे झूठे थे। मेरी ये बात रिकॉर्ड करके रख लो, 11 नवंबर को मेरी ये बात अपने चैनल पर चलाना। मेरा 40 साल का राजनीतिक अनुभव है, मुझे पता है कैसे चुनाव लड़े जाते हैं और कैसे चुनाव जीते जाते हैं। जनता मन बना चुकी है, ये कितनी भी गड़बड़ी कर ले, कितनी भी कोशिशें कर ले, 10 नवंबर को जनादेश कांग्रेस के पक्ष में आएगा। जब जनता का फैसला आएगा तब सिंधिया कहेंगे कि बीजेपी की वजह से हार गया, तो बीजेपी कहेगी कि सिंधिया की वजह से हार मिली है। ठीक इसी तरह का संदेश ही एक स्टेटमेंट दिया था कि 15 अगस्त को झंडा वर्धन जो किया जाएगा वो मैं ही करूंगा। 15 अगस्त आएगी और ठीक उसी तरह का स्टेटमेंट अब ये भी है। एक स्टेटमेंट और है आज उनका कि आज जब मतदान हो रहा है तो मंगलवार का दिन है, और जिस दिन मतदान मंगलवार होगा, और मंगलवार जो है वो हनुमान के भक्त हैं, तो हनुमान जी जरूर चमत्कार दिखाएंगे। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी राम जी के भक्त हैं और ये हनुमान जी के भक्त हैं, तो राम जी और हनुमान जी में कंफ्लिक्ट कराने की कोशिश की जा रही है क्या? ऊपर भी लड़ा रहे हैं। 3 तारीख मंगलवार गद्दारों पे होगा वार, ये जनता बोल रही है, मैं नहीं बोल रही। 3 तारीख और मंगलवार गद्दारों पे होगा वार, ये बेफिक्र रहिए। और आप अगर जनता ने खुद ही नारा कर लिया कि आपने करके दिया, नहीं हमारा, हम करते तो हमें, लेकिन जनता फिर पीछे से हमारे बोलती है, जब उसका उत्साह ही तो हम देख रहे हैं। मैडम एक मैं बीच में बोल सकता हूँ? हाँ बोलिए, आप मैडम मैं आपको निवेदन कर दूं, एक आपके टीवी पे फर्स्ट बार बोल रहा हूँ, आपका लोकप्रिय चैनल है, 12 बजे की रिपोर्ट हमारे पास आ चुकी है, विजिलेंस रिपोर्ट हमारे पास सीएम हाउस में आ। अच्छा, रोकना चाहूंगी माफी के साथ, ये जो विजिलेंस रिपोर्ट इस वक्त आपके पास 12 बजे आई है, जो सीएम हाउस जानी थी वो आपके पास, ये विजिलेंस रिपोर्ट ये विजिलेंस रिपोर्ट उस वक्त क्यों नहीं आई जब आपके ये जो विधायक है 25 विधायक जब जा रहे थे, टूट रहे थे, तब क्यों नहीं आई सर ये विजिलेंस रिपोर्ट? जी तब आपका इंटेलिजेंस कहाँ था? देखिए क्या होता है मैडम, रावण भी क्यों हारा था? सिर्फ उसके घर से, हम विभीषण, उसी ने रावण को, वही हाल हमारा था। हमें उम्मीद ही नहीं थी मैडम, बिल्कुल हमने सपने में भी नहीं सोचा था। अरे आपकी इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट दी थी उनको, नायक जी को, सॉरी कमलनाथ जी को, कि आप के यहाँ से इतने विधायक जा सकते हैं। उन्होंने उनको भी चलो चलो कर दिया, बोले मैंने भी तोड़ दिए हैं 6 उनके, 5-6 उनके साथ जा रहे हैं। ये एडीजीपी रैंक की किसी अधिकारी का कहना नहीं। त्रिपाठी जी आप बिल्कुल सही बोल रहे होंगे, इसका मुझे ज्ञान, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये खबर आने के बाद भी जब डिस्कशन हुआ, अकॉर्डिंग टू दिग्विजय सिंह जी बता रहा हूं, उसके बाद भी हम, दिग्विजय सिंह जी ने जब फोन किया, उस पर बात करी, तो किसी को कोई विश्वास ही नहीं हुआ। फिर सिर्फ विश्वास हमें तब हुआ जब वो स्वाइन फ्लू पॉजिटिव हो गए और बात करने से मना कर दिया कि मैं स्वाइन फ्लू, तब हमको पता चला। इसमें कोई शक्ति मैडम, हमने धोखा खाया है, हमने प्रदेश की जनता को धोखा दिया नहीं है, धोखा हमने खाया है, हम मानते हैं, और जनता अब उसका जवाब देगी। धोखा आप लोगों ने खाया तो आप लोग को तो सतर्क हो जाना चाहिए था। हमने घर बचाते पहले, वो चले गए तो चले गए, बाद में जितने लोग, अभी हाल फिलहाल की अगर बात करें तो दमोह विधायक भी चले जाते हैं, तो आप लोग क्या कर रहे थे फिर? देखिए मैडम,
चलिए रिपोर्ट बता दीजिए आप, तो क्या आई है आपके पास? इंटेलिजेंस की रिपोर्ट क्या आई है? 12 बजे तक। 12 बजे वाली? नहीं, वो मैं बता कैसे पाऊंगा, मेरे तो खबर आई है। तो वो खबर ही बता दीजिए फिर। आप कंफर्म कर, आप इतने लोकप्रिय चैनल की आप पता करिए ना। अरे आपके पास भी तो कुछ, हम तो अपने आप कुछ सूत्रों से बताएंगे सब तो हम बता देंगे। confirm मैं बता रहा आप हूँ। जब हमें बताएंगे तब तो हम अरे बताएंगे मैं आपको कि बता रहा आपको हूँ। सही जानकारी मिली है कि गलत जानकारी मिली है। आप पहले पुलिस- पहले बताइए तो। हाँ जी, हाँ। पुलिस डिपार्टमेंट की वेरिफिकेशन आप कर लीजिए। मैं तो कर आपको रहे एक क्या समाचार कर रहे देख रहा हूँ, सूचना दे रहा हूँ। अब सूचना बाकी तो काम तो दीजिए। आपका है, मैं तो कंफर्म हूँ। अरे तो सूचना भी तो देनी होगी ना, तभी तो हम अपने मैं सूत्रों सूचना के दे रहा हवाले हूँ से ना, खबर आप निकालेंगे। कंफर्म कर लीजिए। आप कंफर्म पुलिस डिपार्टमेंट की विजिलेंस डिपार्टमेंट से सेक्शन से कि वो रिपोर्ट आई है कि नहीं आई? अरे पता तो करिए। रिपोर्ट तो क्या बताइए रिपोर्ट? संदेश संदेश जी रिपोर्ट 28 से तो 28 बताइए। साल जीत रहे हैं, ऐसी रिपोर्ट आई है आपके पास? नहीं नहीं नहीं, अच्छा, हम ये मैं आंकड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, कमलनाथ जी भी नहीं कर रहे। हम पंडित नहीं, भविष्यवक्ता नहीं, हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास हमारे रिपोर्ट जो है हमारे से संतोषप्रद आई है, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। अच्छा, बस, ये ये मैं आंकड़ा नहीं बोल रहा हूँ, यही तो मैं भी त्रिपाठी जी, मैं आंकड़ा नहीं बोल रहा हूँ। एक सप्ताह रुक जाइए, कंफर्म हो जाएगा कि बिल्कुल। आपकी रिपोर्ट सही है बिल्कुल। या अरे गलत। कमलनाथ जी बोल रहे हैं ठीक 10 है। तारीख तक इंतजार ठीक है करिए। धैर्यवर्धन जी, कहीं ऐसी कोई रिपोर्ट आप लोगों के हाथ तो नहीं लग गई है? जैसी रिपोर्ट यहाँ पे संदेश जी लोगों को मिली है, ऐसी रिपोर्ट कोई आप लोगों के हाथ लग गई हो? इसलिए 5 नवंबर को आनंद फानंद में तमाम संघ के दिग्गजों की एक मीटिंग मतलब यहाँ पे भोपाल में हो रही है, तो ये तो नहीं कि चिंतन मनन उसी मीटिंग के जरिए किया जा रहा है? नहीं, एसबी की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट तो इन्हीं को मिली होगी, हमें तो ऐसी कोई रिपोर्ट मिली नहीं है। और ये और कमलनाथ जी और पूरी कांग्रेस जो बचे हुए मतदान के घंटे हैं उसको प्रभावित करने के लिए, मतदाताओं को भरगलाने के लिए एक सूत्री बातें कर रहे हैं। जहाँ तक राष्ट्रीय संसद संघ के कार्यक्रम का सवाल है, उसका भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम से कोई वास्ता नहीं है। उनके नियमित अंतराल पर अपने पदाधिकारियों की और जो टोली है राष्ट्रीय प्रांतीय स्तर की, क्षेत्रीय स्तर की, उनकी बैठकें होती है, उनका अपना एजेंडा होता है। इसलिए मुझे लग रहा है कि उसको इससे नहीं जोड़ा जाना चाहिए। अरे आपकी सिस्टर ब्रांच है, आप कह रहे हैं कि जोड़ना नहीं चाहिए? नहीं, पर मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता की कुछ बातों पर बड़ी हंसी आ रही थी। अभी कह रहे थे कि बीजेपी की राज्य में किसानों पर गोली चल गई और मध्य प्रदेश में गोली चली। अभी मंदसौर की बात करते हैं तो ये भूल क्यों जाते हैं कि मुल्ताई क्या महाराष्ट्र में है? कांग्रेस सरकार के समय इतने किसानों पर गोलियां चलाई, अटल जी ने चलवाई थी, सीआरपी ने चलवाई थी, मध्य प्रदेश ने नहीं चलवाई थी। गलत मिसगाइड ना करें शर्मा जी, मिसगाइड ना करें, मिसगाइड ना करें। वो गोली सेंट्रल गवर्नमेंट की पुलिस से चली थी, मध्य प्रदेश पुलिस ने नहीं सेंट्रल चलाई। गवर्नमेंट की पुलिस जब किसी जिले में पहुंचती है तो कलेक्टर और एसपी के अंडर में होती है। नहीं होती है, बिल्कुल। सुनिए, अरे कुछ भी बोल दोगे। ऑर्डर उनको सेंट्रल से ही मिलता है, गोली चलाने का ऑर्डर उनको सेंट्रल से ही मिलता है, स्टेट गोली चलाने का ऑर्डर नहीं। आपकी जानकारी गलत है। नहीं, मैं चैलेंज देता हूँ आपको। भिलाई में किसने चलवाई थी? भिलाई में क्यों चली थी? भिलाई हम मध्य प्रदेश में कहाँ अरे था? तब भिलाई में तो पहले भिलाई में चली, फिर मुल्ताई में चली। भिलाई में सुरेंद्र सिंह एसपी थे। सर, हिंदुस्तान के इतिहास में है 6 किसानों की छाती पे गोली मारने वाला एक ही आदमी है जिसका नाम है शिवराज सिंह। शिवराज सिंह वो आदमी है जो किसान का बेटा फर्जी बना रहता है। ये मध्य प्रदेश की जनता जानती है। अरे संदेश जी, अगर इतिहास पे जाए, पहली बार हरवर्धन जी, मैं संदेश जी को बता दूं, मुल्ताई गोली कांड हुआ था, जिसमें कितने मरे थे यही बता दें, न मालूम हो तो मैं बता देता हूं। उसकी वजह से 98 में पहली बार कोई निर्दलीय उम्मीदवार जीता, लेकिन आपसे इतने नाराज थे वो। नहीं, गोली आपकी सीआरपी ने चलाई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने चलाई थी। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, और मुझे नहीं मालूम इंडिपेंडेंट जीता था या नहीं जीता मुझे, क्योंकि गोली पर राजनीति बीजेपी करती है, हम नहीं करते। बीजेपी पे राजनीति यही करते हैं, हम नहीं करते। ठीक है भाई, वहाँ नक्सलाइटों के बीच में सीआरपीएफ लगी है, वो वहाँ के स्थानीय प्रशासन है, उसके अनुसार वो मूव करते हैं, उसके अनुसार वो आगे की कार्रवाई करते हैं। कोई सेंट्रल का अधिकारी उनको गाइड नहीं कर रहा है। थोड़ी उनको आदेश देता है। विशेषकर
चलिए ठीक है, ऑपरेशन में अलग भूमिका होती है। आ रही हूँ मैं आपके पास, आ रही हूँ धैर्यवर्धन जी। मेरे सहयोगी ग्वालियर से इस वक्त जुड़ गए हैं, ताजा अपडेट लेके जुड़े हैं। ग्वालियर का रुख कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या ग्वालियर की तस्वीर इस वक्त कह रही है। विनोद। देखिए, ग्वालियर में मतदान जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। कुछ जगह पर जरूर जो प्रत्याशी के कार्यकर्ता हैं उनमें थोड़ी बहुत कहा सुनी हुई, और इसके अलावा चूंकि मुरार क्षेत्र में जहां पर कांग्रेस से सतीश सिकरवार हैं और बीजेपी से मुन्नालाल गोयल हैं, सतीश सिकरवार उन मतदान केंद्र पर पहुंचे थे जहां पर नरेंद्र सिंह तोमर को वोट डालना था। वहां जाकर जो पहले से कार्यकर्ता मौजूद थे तो उनको लेकर उन्होंने आपत्ति जाहिर की। उनका ये कहना था कि जो कार्यकर्ता बैठे हुए हैं वो बाकायदा बीजेपी का गमछा ओढ़े हुए हैं, उनका मफलर लगाए हुए हैं, उनका मास्क लगाए हुए हैं, तो ये मतदान केंद्र पर ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको लेकर उन्होंने आपत्ति दर्ज की और प्रशासन को इसको लेकर बताया। इसके बाद नरेंद्र सिंह तोमर अपने सपत्नी के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे और उन्होंने इस बात के लिए कहा कि बीजेपी 28 सीट जो है मध्य प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं वहां पर अच्छी लीड कर रही है और 28 की 28 सीटें वो जीतेंगे। यही माया सिंह ने कहा, यही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, प्रद्युम्न सिंह तोमर ने भी यही कहा और जयभान सिंह पवैया का भी यही कहना था। लेकिन कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनका साफ तौर पर यह भी कहना था कि जो ग्वालियर की जो भी 3 सीटें हैं उनमें कांग्रेस लीड कर रही है। मतलब जो मतदाता हैं वो कांग्रेस को साथ हैं, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि आखिर मुद्दे क्या है। उनके पास केवल एक ही मुद्दा है जो सबको पता है। अभी जो हालात ये है कि जो मतदान प्रतिशत है वो 30% के करीब औसतन पहुंच चुका है और सबसे जो कम मतदान हो रहा है वो ग्वालियर पूर्व क्षेत्र जहां पर सतीश सिकरवार और मुन्नालाल गोयल है, और सबसे ज्यादा मतदान जो है वो डबरा क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। इसके बाद ग्वालियर सदर है, वहां पर मतदान देखने मिल रहा है। प्रशासन की टीम लगातार अलर्ट है, चारों तरफ लगातार पेट्रोलिंग कर रही है, किसी तरह से कोई अप्रिय घटना ना हो इसको लेकर हर तरफ से जो चाक चौबंद व्यवस्था है वो की जा रही है। मतदाता घरों से बाहर निकल रहे हैं, मतदान कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वोट कर रहे हैं। इसको लेकर जो मतदान केंद्रों पर सैनिटाइजर, मास्क और हैंड ग्लव्स मतदाता को दिए जा रहे हैं ताकि किसी तरह से कोई मतदाता है उसको परेशानी ना हो। अगर उसके पास हैंड ग्लव्स नहीं है या सैनिटाइजर नहीं है या मास्क नहीं है तो वो उसको मुहैया कराए जा रहे हैं। और किसी तरह का और आरोप अभी सामने नहीं आया। जो वीएम मशीन है, ईवीएम मशीन है, वो भी अभी ठीक तरह से सुचारू चल रही है। हालांकि जो एडीएम है किशोर कान्याल, उनसे हमारी बातचीत हुई तो उनका कहना था कि 1-2 जगह जो मतदान केंद्र है वहां कुछ जो मतदान कर्मी है उनके स्वास्थ्य में कुछ परेशानी आई थी तो उनको रिलीव करा दिया गया और दूसरे मतदान जो कर्मी है उनको वहां पर तैनात किया गया। एक मतदान कर्मी को हार्ट में प्रॉब्लम होने की जो उनको ऐसा दर्द हुआ तो तत्काल उनको अस्पताल पहुंचाया गया है। तो अभी के जो हालात है वो ठीक है, लेकिन जैसा माना जाता है कि अंतिम जो समय होता है 4 और 5 बजे के बाद जो अंतिम जो घंटे होते हैं उसमें हालात जरूर नजर रखने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि उस दौरान ऐसा होता है कि लोग मतदान करने के लिए संख्या में बड़ी में आ जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो फर्जी मतदान करने की भी कोशिश करते हैं, तो उस समय प्रशासन की भी ज्यादा तैयारी रहेगी और जो प्रत्याशी है वो लगातार दौरा कर रहे हैं। अगर ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें तो ग्वालियर चंबल अंचल में स्थिति अभी ज्यादा ठीक नहीं है। गोहद में जो प्रत्याशी उनको नजरबंद कर दिया गया है। सुमावली के कई गांव में हालात खराब है, वहां एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें गोलीबारी हो रही है गांव में, वो हमारे सामने आया। इसके अलावा दिबनी में जो प्रत्याशी हैं रविंद्र सिंह तोमर, उनके भाई ने एक वोट किया है। वोट करने के बाद जो बाकायदा मोबाइल में रिकॉर्डिंग की है कि किस तरह से कांग्रेस को उन्होंने वोट दिया है और उसके बाद उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। तो इस तरह के मामले ग्वालियर चंबल अंचल में देखने को मिल रहे हैं। हालांकि ग्वालियर में शांतिपूर्ण है, लेकिन आसपास के जो जिले हैं वो अभी जो स्थिति है वहां ठीक नहीं है। कई जगह टकराव की स्थिति बन गई है, पुलिस फोर्स ज्यादा तैनात कर दिया गया है। सुमावली और खास करके गोहद और महगांव, ये 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहां टकराव की स्थिति बनी हुई है और सुमावली में तो गोलियां चल रही है। इस तरह के हालात देखिए तो जो प्रत्याशी हैं वो करो और मरो वाली स्थिति में नजर आ रहे हैं अंचल के जो प्रत्याशी हैं, लेकिन ग्वालियर में तो केवल थोड़ी बहुत एक दूसरे से कहा सुनी हुई है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन कितने शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न करा पाता है, क्योंकि जो भी अभी घटनाएं हो रही हैं, जो भी आपस में झूमा झटकी या किसी तरह टकराव हो रहा है वो मतदान केंद्रों के बाहर हो रहा है, मतदान केंद्रों के अंदर नहीं आ पाए, यानी मतदान प्रभावित नहीं हो रहा है। मतदान पूरी तरह से निर्विवाद तरीके से चल रहा है, मतदाता आ रहे हैं। लेकिन इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं, लोग घरों से नहीं निकलते हैं और जो मतदान प्रतिशत है वो कम होता है। और इसका अक्सर पिछले जो चुनावों में अनुभव हमने किया है कि मतदान प्रतिशत जब भी कोई बड़ी घटनाएं होती है तो जो लोग होते हैं, खास करके महिलाएं, बुजुर्ग, वो मतदान केंद्रों पर नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे मतदान प्रतिशत कम होता है।
ये भी देखने को मिल रहा है कि जो ग्वालियरपुर में मतदान प्रतिशत कम हो रहा है, वहां ऐसा माना जा रहा है चूंकि इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा सरकारी आवास हैं, प्रबुद्ध लोग रहते हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, तो वो लोग कम निकल के बाहर आ रहे हैं। बाकी के जो अलग अलग जो बस्तियां हैं या जो मोहल्ले हैं, वहां पर लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है और मतदान सुचारू रूप से चल रहा है और लोग बड़ी मात्रा में पहुंच रहे हैं। अब ये कुछ देर बाद और साफ हो जाएगा कि जो मतदान प्रतिशत है वो कितना बढ़ेगा, क्योंकि 5 बजे तक मतदान प्रतिशत ज्यादा बढ़ता है, उसके बाद फिर कमी आ जाती है, उसके बाद फिर प्रशासन भी सख्त हो जाता है और जो 1 घंटा आखिरी रहेगा उसमें कोविड पीड़ित लोग हैं उनका मतदान कराया जाएगा, इसके अलावा जो सस्पेक्टेड लोग हैं उनका मतदान कराया जाएगा और टोकन यहाँ वितरण किए जा रहे हैं। तो अभी जो ग्वालियर है काफी प्रतिष्ठापूर्ण सीटें हैं, यहाँ पर प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं, इमरती देवी हैं, ऐदल सिंह कंसन है और इसके अलावा जो ओपीएस भदौरिया है, इनकी प्रतिष्ठापूर्ण सीट मानी जा रही है। जी रस जी, बहुत शुक्रिया। जी, आपसे यहाँ पे सवाल करना चाहेंगे अग्निहोत्री जी कीजिए। अब तक का जो ट्रेंड रहा है वोटिंग का, कुछ परसेंटेज पता चल पाया है क्या कि 2 बजे तक या 1 बजे तक कितना प्रतिशत मतदान हुआ है? और ये मैं पूरे 16 सीटों के बारे में जानना चाह रहा हूँ। देखिए, अभी 16 सीटों की तो पूरी जानकारी साफ नहीं हो पाई है, लेकिन ग्वालियर की अगर हम बात करें तो ग्वालियर में ग्वालियर पूर्व में सबसे कम मतदान रहा है, 16% रहा है। इसके अलावा जो ग्वालियर सदर है वहां 30% हुआ है। ग्वालियर डबरा है, जो डबरा में 36% मतदान पहुंच गया है। तो ये पूरे जो आंकड़े हैं वो कुछ देर में हमारे पास आ जाएंगे, हम अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे। लेकिन जो सुबह के समय अग्निहोत्री जी हमने देखा, ये पहली बार हुआ था कि देखने को मिला कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो सबसे पहले मतदान केंद्रों पर पहुंचे और जो पहला वोट डाला वो स्वराज एक्सप्रेस ने अपने दर्शकों को बताया पहले मतदाता का कि बुजुर्ग थे, 80 साल से ज्यादा उनकी उम्र थी और बाकायदा अपनी पत्नी के साथ आए थे वोट डालने के लिए। उनसे पूछा भी गया था कि क्या वो इतनी सुबह वोट डालने 7 बजे कैसे आ गए। उनका कहना था कि भाई हमें वोट डालना है, हम लोकतांत्रिक प्रणाली का विश्वास रखते हैं, संवैधानिक हमारा अधिकार है। लेकिन इस बात से जरूर वो दुखी थे कि उन्होंने 2018 में 5 साल के लिए वोट डाला था कि 5 साल के लिए जनप्रतिनिधि को चुना और उन्होंने भोपाल भेजा, विधानसभा में भेजा, लेकिन बीच में उन्हें फिर मतदान करने के लिए आना पड़ा और उन्होंने ये कहा कि अब ऐसी स्थिति निर्मित ना हो, जो भी सरकार रहे वो 3 साल और चले, यानी 2023 तक सरकार रहे, ताकि इस तरह के हालात ना बने। तो ये भी दृश्य हमने देखने को मिला। और चूंकि जो महिलाएं सुबह सुबह महिलाएं भी निकलकर बाहर आई और ये उनकी बात कर रहे हैं जो बस्तियां हैं, मोहल्ले हैं वहां पर। लेकिन जो पॉश इलाके हैं वहां के लोगों को मतदान में हिस्सेदारी कम देखने को मिल रही है। हालांकि प्रशासन ने कई योजनाएं चलाई हैं, जिसमें ये भी योजना चलाई है युवाओं के लिए, खास करके कि जो युवा मतदान करेंगे और सेल्फी भेजेंगे, स्मार्ट सिटी की तरफ से जो साइकिल है जो ग्वालियर शहर में चलती है उनकी राइडिंग फ्री दी जाएगी उनको 5 बार। तो इस तरह के प्रशासन के लगातार प्रयास हैं। नरेंद्र सिंह तोमर बाहर निकलकर आए, मतदान किया, प्रद्युम्न सिंह तोमर ने मतदान किया, इसके अलावा कलेक्टर, एसपी, आईजी, तमाम अधिकारियों ने मतदान करके अपने फोटो शेयर किए ताकि लोगों में अवेयरनेस लाया जा सके कि भाई मतदान करना है। उन्हें आह्वान भी किया कि मतदान करें, किसी तरह से कोई भय और किसी तरह तनाव ना ले। और ये हालात हमें देखने को भी नहीं मिले कि कहीं कोई परेशानी हो। तो बाकायदा भी शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है, आने वाले वक्त बताएगा कि क्या स्थिति रहती है और क्या स्थिति ग्वालियर में बनती है, क्योंकि ग्वालियर में अक्सर होता यह है कि मतदान शांतिपूर्ण ही रहता है। जी बहुत शुक्रिया विनोद, तमाम जानकारी के लिए। दोबारा आपसे एक बार फिर से मुखातिब होंगे, फिर आज का अपडेट भी आपसे लेंगे। चर्चा लगातार जारी है, फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। सत्ता के संग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में अब तक 28 विधानसभा सीटों का मतदान प्रतिशत चलिए देखते हैं। आगरा 53.64%, अंबाह की बात करें तो 32.81%, अनूपपुर 40.38%, तो अशोकनगर 37.60%, बदनावर की बात की जाए तो 53.23% है। तो वहीं अगर बमौरी की बात की जाए तो 55.09%, भांडेर 42.36% है, ग्वालियर पूर्व 25.49% है, करैरा 32.76%, बड़ा मलहरा 44%, महगांव की अगर बात की, नेपाल नगर 47.60% है, भांडेर में 42.36%, ब्यावरा 57.37%, डबरा 36.75%, दिमली की बात की जाए तो 39, अगर हम बात करते हैं तो लगातार यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज दिमली का भी 39.98% है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, डबरा 36.75%, गोहद 34.87%, ग्वालियर 29.46%, ग्वालियर पूर्व 25.49% और हाट पिपलिया
49.23%, जौरा 42%, करेरा 32.76%, बड़ा मलहरा 44.66%, मानधाता 36.60% और महगांव की अगर बात की जाए तो लगभग यहाँ पर 90%, 79.41% यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज है। तो मुरैना की बात की जाए तो 34%, मुंगावली 46.79%, नेपानगर 47.60%, पोहरी 25.04, साथी 40.23%, सावेर 48.52%, सुमावली 34.6%, सुर्खी 40% और सुवासरा में अब तक का 55.91% मतदान हो चुका है। त्रिपाठी जी, जिस तरह से ये जो पूरा प्रतिशत आया है और जो सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल सीटें हैं वहां पे सबसे ज्यादा जो वोटिंग परसेंटेज है वो ज्यादा बताया जा रहा है, किस ओर ये इशारा कर रहा है वोटिंग परसेंटेज? सामान्यतः राष्ट्र अगर देखा जाए जो परसेंटेज मेरे सामने है, जब भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है, ये लंबे समय से ये उदाहरण चला रहा है। जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो उस दौरान जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता था तो ये होता था कि बीजेपी यहाँ प्लस में है, जीत सकती है। अब बीजेपी की लगातार 15 साल से शासन ही 15 महीना छोड़ दिया जाए ये जो अभी और 6-7 महीने, तो इसमें अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है जिन सीटों पे तो ये माना जाएगा कि जो वर्तमान सरकार है उसके अगेंस्ट में ये जाता है वोटिंग परसेंटेज। हालांकि पहली बार इस तरह का उपचुनाव 28 जगह एक साथ हो रहे हैं, तो इसमें मतदाता क्या सोच रहे हैं इसको अच्छे राजनीतिक पंडित उतना आकलन नहीं लगा पाए हैं। लेकिन जो एक आंकड़ा आता है उस आंकड़े के अनुसार अगर वोटिंग परसेंट 70-75 से ऊपर होता है, जैसा और इतिहास भी यही बताता है, अगर आप चुनाव के पूरे रिकॉर्ड निकाले तो 70-72% जहां गया है तो जो वर्तमान सरकार रही है उसके अगेंस्ट में गया है। ऐसी स्थिति में अगर ये 1 बजे तक सुवासरा में 55%, सावेर में 48%, बदनावर में 53%, इसी तरह 57% ब्यावरा में, तो यहाँ पे ब्यावरा में तो खैर संपत्ति हो सकती है क्योंकि जो वर्तमान विधायक है उनकी मृत्यु हुई है तो उनके शायद परिवार से किसी को दिया है जी। इसी तरह आगर में भी संपत्ति हो सकती है, मनोहर ऊंटवाल जी की डेथ हुई है तो उनके बेटे को दिया है तो वो भी 53% है। लेकिन बाकी जगह देखा जाए, पोहरी है, बमोरी में ये वर्तमान में जो दल बदल का मुद्दा मुझे लगता है जहां परसेंटेज ज्यादा है, पब्लिक निकल के जा रही है वोट डालने और वोट डाल रही है क्योंकि सरकार बीजेपी की है, कार्यकर्ता उनके पास जबरदस्त है, शासन प्रशासन भी कहते हैं, जैसे संदेश वगैरह आरोप लगाते हैं शासन प्रशासन पूरी की मदद कर रहा। ऐसी स्थिति में वो अपने वोट तो डाल लेंगे, लेकिन जिनको ये लगेगा कि तटस्थ मतदाता है या कांग्रेस की तरफ जा सकता है, वो उनकी तरफ प्रयास ये होगा कि हम वो साधन उनको उपलब्ध न कराएं जिससे वोट डालने पहुंचे। ऐसी स्थिति में अगर वोटिंग इतनी हुई है तो ये वर्तमान सरकार की जिन जगहों पे ज्यादा 50% से 1 बजे तक ज्यादा वोटिंग हुई है, मौजूदा सरकार के लिए थोड़ा खतरे की घंटी मुझे लगता है। बिल्कुल। अग्निहोत्री जी, 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं जिनमें से अभी जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज को लेकर हम जिक्र कर रहे थे तो 28 में से 17 ऐसी सीटें हैं जहां पे जो वोटिंग परसेंटेज है वो 40 से ऊपर बताया जा रहा है। 17 ऐसी सीट है। तो जिस तरह से त्रिपाठी जी कह रहे हैं उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, देखिए ये इस ट्रेंड से तो मैं सहमत हूं जो त्रिपाठी जी बता रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होता है तो वर्तमान सरकार के खिलाफ होता है। ऐसा जो चुनाव से जुड़े हुए जो नब्बे से आप देख रहे हैं अभी तक, हाँ तब से अभी तक का जो ट्रेंड है वो इसी प्रकार का है। तो लेकिन मुझे एक संभावना और त्रिपाठी जी नजर आ रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो कदम उठाया है और ये जो वोटिंग परसेंटेज जो ज्यादा यदि उनके क्षेत्र में जा रहा है तो 2 ही बातें हो सकती है, या तो उनके समर्थन में है या उनके विरोध में है। तो देखने वाली बात होगी कि जिस तरह का ट्रेंड आ रहा है वो बीजेपी के लिए खतरनाक भी हो सकता है और लाभकारी भी हो सकता है। जहां तक मैं सोचता हूँ समर्थन में नहीं है। सिंधिया जी ने जिस तरह वो किया, हाँ जनता उनको माफ कर दे, मतलब कि नहीं ठीक है महाराज ने जो डिसीजन लिया है वो लिया है, लेकिन समर्थन में नहीं है कि उन्होंने सरकार गिराई है तो मैं उनके पक्ष में जाके वोट करूं। ये मैं इसमें एकदम फैक्ट है कि वो समर्थन में नहीं है।
समर्थन में बीजेपी ने कितना विकास के मुद्दे की तरफ जनता को भटका दिया है, दल बदल के मुद्दे को कितना डाइल्यूट कर दिया है, ये हो सकता है। नहीं, यदि आपको ध्यान हो त्रिपाठी जी, तो 2018 में जो वोटिंग हुई थी और जो माना गया था कि जो एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ जाकर के लोगों ने वोट दिया था, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को अपनी 15 साल की सरकार गंवानी पड़ी थी। बिल्कुल। तो उस तरह की कोई स्थिति इस समय तो नहीं है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो बगावत है कांग्रेस से, उसको लेकर के जनता मतदाता क्या सोच रहा है, वो ये ट्रेंड जो है वोटिंग का वो बताने की कोशिश कर रहा है। धैर्यवर्धन जी, अगर जिस तरह से ये वोटिंग परसेंटेज सामने आया, 28 में से 17 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पे वोटिंग परसेंटेज सीधे सीधे, जिस तरह से त्रिपाठी जी ने भी जिक्र किया है, जो उनका आकलन रहा है और केके जी भी कह रहे हैं, आप लोगों के लिए तो खतरे की घंटी है। मतलब दरअसल भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है, जो समर्थक है, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोटिंग नहीं करता है। किसी बात से यदि वो क्षुब्ध हो जाए, नाराज हो जाए, तो ये आशंका रहती है कि वो वोट डालने न जाए। और कांग्रेस जिस प्रकार का कुप्रचार इस पूरे इलेक्शन कैंपेनिंग में कर रही थी, बड़ी गंभीर बात कह रहा हूँ सर मैं। आप तो दूसरों को मना लेते थे, तो आप अपने वोटर को तो मना ही लेंगे। दूसरों को मना के अपनी पार्टी में ले आते हैं, तो फिर तो वोटर है वो तो मान ही जाएगा फिर तो। मैं इतना निवेदन कर रहा था कि कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार का कुप्रचार कर रही थी, उससे कई लोग ये मान रहे थे बीजेपी का जो कोर वोटर है, हो सकता है उसमें कुछ प्रतिशत ऐसे लोग हों जो कांग्रेस से आकर के चुनाव लड़ रहे व्यक्ति को वोट देने न जाए, पर बहुतायत में जो वोट प्रतिशत दिखाई पड़ रहा है, इससे यह स्वतः सिद्ध हो रहा है कि हमारा वोटर भी बढ़ चढ़ करके बाहर निकल करके आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के मान प्रतिष्ठा को बरकरार रखने के लिए अपने कृपा दृष्टि जो सदैव से बरसाता आया है, वैसा आशीर्वाद एक बार फिर देने के लिए निकल पड़ा। ठीक है संदेश जी, वैसे तो जिस तरह से हम देख रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबा वक्त यहाँ पे त्रिपाठी जी का भी पूरे पत्रकारिता जगत में रहा है और है भी अभी भी, और केके जी भी अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। अच्छा हुआ है भी, अभी कहते रिटायर तो नहीं सर, त्रिपाठी जी में ये मेरे कहने का आशय ये था कि वो अपने अनुभव के मुताबिक इस बात को बता रहे हैं। 1% अगर ये मान ले कि, क्योंकि अभी उनके अनुभव के हिसाब से तो आप मुस्कुरा रहे हैं, अगर 1% ये थोड़ा बहुत उलट हो जाता है, तो क्या यही मुस्कुराहट संदेश जी आपकी बरकरार रहेगी? मैडम मुझे थोड़ा ज्यादा समय दीजिए। हाँ बिल्कुल। पहले मैं शर्मा जी प्रवक्ता जी का जवाब दे दूं। लेकिन थोड़ा समय लेकिन इसमें जहां वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, लेकिन इतनी सीटें हैं 10-12 की जहां वोटिंग परसेंटेज कम है, तो आपका काम नहीं बन रहा है। 10-12 में बीजेपी काम बन जाएगा। नहीं पंडित जी, त्रिपाठी जी सुनिए, जहाँ 25% से कोई कम सीट हुई तो एक आध बताइए, जब 12 से एक हुई है। मैं आपकी बात समझ कर अरे ग्वालियर ईस्ट में ही 25 हुई है। नहीं सर, अभी आप 36% हो गई, ये मैडम नहीं दिखाया है। अरे भाई आपके सामने ये ग्वालियर 1 बजे तक की चुनाव आयोग की रिपोर्ट। 1 बजे तक कितनी हुई है? 25.4 जी, 25 से कम नहीं हुई ना, मैंने यही बोला आपसे। मेरा निवेदन आप स्वीकार करें। खैर अभी मैं आपसे बात करता हूँ। पहले सर्वप्रथम मैं हमारे छोटे भाई शर्मा जी का जवाब दे दूं। ये सही कह रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की प्रतिष्ठा लगी हुई है, ठीक है, और वो वोट डालने जा रहे हैं। मैं रोक रही हूँ आपको, इसके बाद मैं आपको भरपूर समय दूंगी। चुनाव आयोग से सीधे लाइव जुड़ गए मेरे सहयोगी अतुल, जिनसे जान लेते हैं कि टोटल वोटिंग परसेंटेज क्या बताया जाता है। अतुल। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से आभूषा लगातार मतदान जारी है और कई स्थानों पे कहीं ना कहीं छोटी मोटी घटना भी हुई है। हालांकि अगर शुरुआती दौर में देखें, अगर हम सुबह की बात करें तो जिस तरीके से ईवीएम मशीन खराब होने की जानकारी आई थी, उसके बाद उसको बदला गया और सुचारू रूप से मतदान जो है चल रहा है। हालांकि अगर हम 2 बजे तक की बात करें, तो लगभग 42% इस समय तक मतदान हो चुका है। ब्यावरा के अगर हम देखें तो सबसे सर्वाधिक जो अभी तक मतदान हुआ है वो ब्यावरा में हुआ है। 57.27%
के लगभग ब्यावरा में अभी तक मतदान हो गया है, बमोरी में 55% तक हो गया है, डबरा की बात करें वहां पे 36% है, दिमनी की बात करें तो 39% है, गोहट की बात करें 34% है, ग्वालियर की अगर हम बात करें तो 29% है और ग्वालियर ईस्ट की बात करें तो 25% है। यानी ग्वालियर की अगर हम देख रहे हैं राज्य में तो कहीं ना कहीं मतदान प्रतिशत जो 2 बजे तक होना चाहिए था वो उस प्रकार से मतदाताओं ने अभी तक रुचि दिखाई नहीं। हालांकि अभी कुछ घंटे शेष बचे हुए हैं और माना यह जा रहा है कि शाम तक मतदान के लिए जो है लोग जरूर निकलेंगे और जिस तरीके से वोटिंग प्रतिशत की जो दावे किए जा रहे थे लगभग 70 से 75% तक के दावे किए जा रहे थे राजनीतिक दल के द्वारा भी, तो वो लगभग वहां तक आंकड़े पहुंचने की उम्मीद जरूर जताई जा रही है। लेकिन रश्क अगर देखें तो जिस तरीके से अगर हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें और उनकी बॉडी लैंग्वेज को जब हमने आज सुबह उनसे स्वराज एक्सप्रेस से जब खास चर्चा करी तो पूरी तरीके से संतुष्ट नजर आ रहे थे और साफ तौर पर उनका कहना था कि विकास का जो मुद्दा है उस मुद्दे पे हम जनता के बीच में गए, 28 विधानसभा में पहुंचे और विकास के मुद्दे के ऊपर हमने जो है वोट की अपील करी और जनता साफ है, जो रुझान दिख रहा है वो भाजपा के पक्ष में है। हालांकि वही अगर हम जब स्वराज एक्सप्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से भी चर्चा करी तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि काफी अस्वस्थ है। हालांकि मंगलवार का दिन है और जिस तरीके से खुद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मंगलवार का दिन मेरे लिए काफी शुभ रहता है और आज के दिन वोटिंग हो रही है और परिणाम भी मंगलवार के दिन आएंगे, तो कहीं ना कहीं ये दावा करते हुए जरूर नजर आए कि कांग्रेस के पक्ष में ये मतदान हो रहा है और कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। हालांकि दोनों ही राजनीतिक दल के जो है दावे है। जी, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। त्रिपाठी जी, दोनों पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री दोनों की ही बॉडी लैंग्वेज बहुत कॉन्फिडेंट है, आश्वस्त है, कहीं भ्रमित करने की कोशिश तो नहीं की जा रही है जिस तरह से? ये तो तय है, देखिए दोनों अपनी अपनी पार्टी के मुखिया हैं, मतलब वही चेहरा है। अगर उनकी बॉडी लैंग्वेज कमजोर होगी तो अभी वोटिंग हुई नहीं है, वोटिंग हो जाने के बाद कल से इनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए समझ में आ जाएगा कि किसका क्या है। तो ऐसी स्थिति में कार्यकर्ताओं में उत्साह पैदा करने के लिए दोनों दम भरेंगे ही। इसके आपने ध्यान दिया होगा 2018 नवंबर में जब वोटिंग वगैरह हो गई थी, रिजल्ट आना था, तो भी दोनों लोगों थोड़ी थोड़ी सी समझ में आने लगी थी कि कौन सी पार्टी आगे जा रही है। तो अभी ये चुनाव हो जाए, लेकिन शिवराज जी का जो बॉडी लैंग्वेज है वो ज्यादा कॉन्फिडेंट इसलिए होगा क्योंकि उनको अगर आप 2 सीट भी जीत लेते हैं और साथ अभी आपके पास निर्दलीय और सपा बसपा है तो आप सरकार में बने रहेंगे। ये 27 जीत लेंगे तो भी इनको मशक्कत करनी पड़ेगी अभी। तो अब ऐसी स्थिति में शिवराज जी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आएंगे, उनको 7-8 जीत लिए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो एक भी जीत लिए 115 का आंकड़ा है, 107 108 हो जाएंगे, 7 वो 115 पहुंच जाएंगे। तो शपथ कमलनाथ जी को लेने में थोड़ी दिक्कत है, शिवराज जी को लेने में उतनी दिक्कत नहीं है। संदेश शिवराज जी लिए हुए हैं। हाँ। संदेश जी। जी मैडम मैं सबसे पहले हमारे छोटे भाई प्रवक्ता शर्मा जी का जवाब दे दूं। ये इन्होंने सही कहा है कि बीजेपी का कार्यकर्ता जो है ना बेहद उत्साहित है, क्योंकि उसको अपनी हैसियत बचानी है उस क्षेत्र में। अगर वो दल बदलू कैंडिडेट, गद्दार कैंडिडेट जीत गया ना तो इनकी वहां वक्त खत्म हो जाएगी। इसलिए इनको अपनी वक्त बचाना है तो कांग्रेस को जिताना ही पड़ेगा, जिस तरह शिवराज जी भी अपनी इज्जत बचा रहे हैं। शिवराज जी ग्वालियर रीजन के अंदर नहीं चाहते हैं कि एक भी सीट बीजेपी जीते। ये और मैडम पूरा बोलने दीजिए, बताया किसने ये तो बता दीजिए। इसके बाद आपने अभी आपका वो चल रहा था उसको तीसरे नेत्र से आपने देखा शिवराज जी के अंदर इनका अनुमान है। नहीं मैं प्रूफ बता रहा हूँ ना। जो आदमी खुद सभा में जाके ये बोल रहा है कि 2 साल पहले मुझे जनता ने बोला था कि हटा दो, वो खुद ही बोल रहा है, खुद ही बता रहे हैं कि भैया 2 साल पहले बोला था कि सरकार, तो तभी तो हटा दी, अब उनको भूल गए, वो खुद निपटाने में लगे हैं, खुद बातें ऐसी उल्टी सीधी कर रहे हैं कि वो खुद वहां पर जब भी गए मैडम उनकी रैलियां देख लीजिए, किसी भी चीज में आधे घंटे से ज्यादा उन्होंने दिया नहीं, वो नहीं चाहते। दूसरी बात, अभी आपके ग्वालियर के जो संवाददाता थे उन्होंने एक का नाम लिया था तोमर, जिन्होंने कांग्रेस को वोट डाल के दिखाया है। वो कांग्रेस का तोमर जो है ना वो कौन है जरा आप पता कीजिए। ये मेहरबानी नरेंद्र तोमर जी की है, जो नहीं एक रीजन से 2 कैबिनेट मंत्री नहीं बनने देंगे, जो गलत फहमी में है ज्योतिरादित्य खूब आह्वान कर रहे हैं संदेश जी आपको। और सुनिए अग्निहोत्री जी बड़े वरिष्ठ हैं, वो है
85 साल का आदमी जिसने वोट डाला उसने आपके प्रवक्ता से क्या बोला मालूम है? क्या? मैंने 5 साल मेरे के लिए, प्रवक्ता ने हमारे रिपोर्टर है हाँ जो आपके सॉरी आपके रिपोर्टर, उनसे बोला कि मैंने जब वोट डाला था तो 5 साल की सरकार के लिए डाला था, अब मुझे अफसोस है मैं फिर आया हूं और अब मैं चाहता हूं कि 3 साल की सरकार बने। तो संजय जी एक सेकंड, इसका मतलब ये भी तो निकल सकता है ना कि भाई हमें कांग्रेस पे हम भरोसा करके वोट डाल रहे हैं, भाई कांग्रेस वाले तो टिकने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो अब हम हो सकता है उनको भारतीय जनता पार्टी में स्थायित्व दिख रहा हो तो उन्होंने उसी कैंडिडेट को टिकट दे दिया हो। जिस आदमी ने 5 साल के लिए वोट डाला हो, 5 साल के लिए सरकार चुन ली गई हो, उसको बीच में जब आप बुलाओगे तो उसकी मानसिकता आप भी समझ रही हैं, ऐसा नहीं है? पूरी बात होनी आप अच्छी तरह समझ रही हैं कि 85 साल का वो व्यक्ति जिसने प्रथम आके वोट डाला उसकी मानसिकता क्या है। अग्निहोत्री जी आप समझ लीजिए, इससे आप अंदाज लगाइए कि अधिक वोटिंग होने का मतलब क्या है। मेरा निवेदन ये स्वीकार करें। हर्षवर्धन जी देखिए, वो सीनियर मतदाता अपनी नाराजगी और दुख प्रकट कर रहे थे, ये मैं मान लेता हूँ कि मैंने जो मतदान किया था वो 5 वर्ष के लिए किया था और अब आज बीच में फिर से ये सब घटनाक्रम हुआ है और इस चुनाव को लेकर के बहुत लोग खुश भी नहीं है। पर चुनाव की परिस्थिति किसने बनाई? ये घर अपना संभाल नहीं पाए, ये खुद लड़ाई झगड़ों में व्यस्त रहे। 15 करोड़ ने बनाई, 35 करोड़ ने बनाई भाई साहब। नहीं, ये ठीक तो मत बोलिए आप। आउट आप हुए, ये जनता की आवाज है, मैं नहीं बोल रहा। आप हिट आउट हुए। आपको ये नैतिक साहस नहीं है कि आप इस तरह की फालतू बातें करें। ये कुप्रचार आपका 2 घंटे का और है, आपको आईने दिखाने वाली है जनता और आप भी समझ रहे हैं इस चीज को कि आपके जो अरमान थे वो आंसुओं में बहने वाले हैं। अरे घमंड तो रावण का भी नहीं बचा भाई। लेकिन यहाँ संदेश में हमें थोड़ा सा आपका वो आपने कहा कि जैसा रस में सवाल किया आपने उसको सवाल को घुमा दिया। उन्होंने कहा कि हो सकता है जनता 3 साल के लिए जो अब स्थायित्व है उसको वोट दे। आपने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, हालांकि ये इस बार दल बदल का मुद्दा है। 77 से 80 के बीच में जनता पार्टी की सरकार थी, आप जानते हैं। केंद्र में मुराद जी थी, चौधरी चरण सिंह, उनको किस तरह से गिराया गया, तो जनता ने उसका रिएक्शन क्या दिया। चाहे अब सुन लीजिए, केंद्र में भी कांग्रेस ने गिराया था ना, केंद्र में नहीं, कांग्रेस ने नहीं गिराया था। चलिए अपने से गलत बोलते रहे आप। तो जब वो पूरे 5 साल नहीं चला पाए, चाहे केंद्र में रहा हो चाहे मध्य प्रदेश में रहा हो, बाकी राज्यों के हम छोड़ देते हैं, अपना कनेक्शन वहां से है, तो स्थायित्व का मुद्दा कितनी जबरदस्त था 80 में जी। तो वही आपको जनता ने चुन के भेजा, आप नहीं चल पाए तो स्थायित्व का मुद्दा हो सकता है बीजेपी के साथ आ जाए कि चला सकते हैं, ये भी हो सकता है ना। 77 से 80 के बीच में चीज देखी है। मैं जवाब दूं? त्रिपाठी जी 77 के अंदर जब मोरारजी देसाई की सरकार थी तो उनके आपस में ही डिस्प्यूट हो गया था, उन्होंने ही सरकार गिराई एक चीज। वैसे ही आपस में डिस्प्यूट, मेरी पूरी बात तो यहाँ भी है। मेरी नहीं, डिस्प्यूट कराया नहीं, 35 करोड़ इसमें आया तीसरा आदमी। किसी पहाड़ी व्यक्ति का इल्जाम नहीं था मोरारजी देसाई की सरकार गिराने के लिए, सुन लीजिए। और एक दूसरी बात बोलता, उनके खिलाफ कौन था मालूम है आपको? आयरन लेडी ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी। अच्छा। उसको इतिहास बना दिया था। आप ये लल्लू पंजुओं को, ये शेरू वेरू को इंदिरा जी से कंपेयर मत कीजिए, ये आप ध्यान रखिए पंडित जी। और सुनिए, ये भी बताइए, उसके बाद में देश की जनता ने ऐसा सबक सिखाया है उन लोगों को कि 25 साल तक वो आए नहीं। क्यों? कांग्रेस थी उस समय क्या? 80 के बाद फिर कांग्रेस ही आ गई थी। कांग्रेस नहीं आई, कांग्रेस आई कांग्रेस ओरिजिनल इंदिरा जी कांग्रेस आई मतलब इंदिरा जी सर। हाँ, इंदिरा जी की तो मैं इंदिरा जी का बोल तो रहा हूँ आपसे। आप मेरी बात को समझ ही नहीं रहे। कांग्रेस बोल रहा हूँ, इंदिरा कांग्रेस, इंदिरा जी ओरिजिनल कांग्रेस अलग चली गई थी। अरे सर मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं तो खुद कह रहा हूँ इंदिरा कांग्रेस शुरू से बोल रहा हूँ सर, आप मेरी बात को समझ नहीं रहे। आपका गाय बछड़ा बदल गया, पंजा आ गया 80 में। जी बिल्कुल, उसके बावजूद भी हम आए। ठीक है, उसके बावजूद भी हम आए। रोकना चाहूंगी एक बेहद महत्वपूर्ण खबर है जो चुनाव से जुड़ी हुई है। सुमावली सीट की जौरा गांव में एक बार फिर से फायरिंग हुई है। कट्टे को लहराते हुए बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की है। तीसरी फायरिंग की घटना इसी क्षेत्र से आपको बता रहे, सीसीटीवी में कैद हुई है फायरिंग की घटना।
ये देखिए तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सबसे पहले स्वराज एक्सप्रेस आपको दिखा रहा है। कट्टों को लहराते हुए बाइक पर ये अज्ञात बदमाश सवार होते हुए आते हैं, फायरिंग करते हैं और चले जाते हैं। आरोपियों पर पर्ची फाड़कर मतदाताओं को धमकाने का आरोप है। तो स्वराज एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आपको इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहा है। चुनाव से जुड़ी हुई, मतदान से जुड़ी हुई हर वो खबर जो आपके लिए बेहद जरूरी है, जिनका सीधा सरोकार आपसे, उसको सबसे पहले उसी ऑथेंटिक खबरों के साथ हम आते हैं, प्रामाणिकता के साथ आप तक लेके आते हैं। और आज ये जो हम तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, सबसे पहले स्वराज एक्सप्रेस आपको दिखा रहा है जौरा गांव में ये अज्ञात बदमाशों ने जिस तरह से ये फायरिंग की है। तो सुमावली सीट के ये यहां पर फायरिंग हुई है। सुबह से लेके अब तक फायरिंग की ये तीसरी घटना इसी विधानसभा क्षेत्र से आपको दिखा रहे हैं। केके जी, इससे पहले जब हम चर्चा कर रहे थे तो आप बता रहे थे कि इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो कुछ आम हो जाती हैं। सवाल का मैं जवाब आपसे लूंगी। हमारे साथ सहयोगी अमन सक्सेना जुड़ गए हैं। अमन, क्या स्थिति बताई जाती है, कुछ जानकारी मिल पाई? क्योंकि सीसीटीवी में तो इनकी जो हरकत है वो कैद हो गई है, लेकिन पुलिस क्या कर रही है इस वक्त? बिल्कुल रक्त, मैं आपको बता दूं, ये लगातार संवेदनशील जो मतदान केंद्र था सुमावली, जहां पर लगातार फायरिंग की खबरें आ रही थी, वहीं अब ये वीडियो भी ताजा तरीन वीडियो वायरल हुआ है। और ये बताया जा रहा है कि पूर्व सांसद जो है सोलंकी, उनके घर के आगे का ये वीडियो है। उनके घर के आगे फायरिंग की गई है, कट्टा लहराते हुए दिखाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी ये बता रहे हैं कि हम बीजेपी और कांग्रेस वाली एक स्थिति बना दी है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस तरीके की जो घटनाएं देख रही, दूसरे वीडियो में आप देख सकते हो, आगजनी हो रही है। एक मोटरसाइकिल को जला दिए गए, वही जौरी गाँव में, शहर से 1.5 किलोमीटर के दायरे में आता है, बिल्कुल शहर में आता है। परंतु ये स्थिति बरकरार है। सुमावली विधानसभा सिर्फ और सिर्फ अभी हाईलाइट है, जिसमें सुबह भी गोली चली है, एक युवक घायल हुआ, बाद में फिर गोली चलती है, लगातार गोलीबारी हो रही है। और प्रशासन कहीं ना कहीं मूर्खदक्ष बना हुआ है, देख रहा है तमाशा ये चल रहा है। जबकि इतना फोर्सेज है, 8000 के करीब पुलिस बल आया था, 21 कंपनी बटालियन की लगी थी, परंतु वो फोर्स होने के बाद भी मुरैना पुलिस कहीं ना कहीं नाकाम नजर आ रही है। जी, नजर बनाए रखिएगा। अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। बहरहाल शुक्रिया जानकारी के लिए केके जी। जी, दरअसल रश के ये जो ग्वालियर चंबल का जो इलाका है, आपने फिल्मों में भी देखा होगा और वास्तविकता में भी, रसूख और बंदूक, तमंचे पर वोट, इन दोनों के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है। रसूख यानी सम्मान और बंदूक, रसूख और बंदूक के लिए जाने जाने वाला ये अंचल जो है, वहाँ ये गोली चलना और इस तरह की घटनाएं जो है बड़ा आम हो गई हैं। ताकि ये देखिए बदमाशों ने किस तरह से बाइक में भी आग लगा दी है। सुबह से लेकर अब तक 3 फायरिंग की घटनाएं वहां पे हो चुकी हैं। एक को तो गंभीर स्थिति में, एक जिस शख्स को गोली छूती हुई निकली थी उसको ग्वालियर रेफर करना पड़ा। केके जी जी, ये इस क्षेत्र में यह बहुत आम है, त्रिपाठी जी भी बताएंगे। हालांकि देखा जाए तो मध्य प्रदेश शांति का टापू कहलाया जाता है, लेकिन चंबल इलाका जो पहले डाकुओं के नाम से जाना जाता था, अब तो डाकुओं का पूरी तरह सफाया हो गया है। लेकिन अभी भी वहाँ रसूख और बंदूक का जो चलन है, जो प्रचलन है, वो सम्मान के साथ जोड़ करके देखा जाता है। और उसी के लिए चुनाव के दौरान भी अक्सर यहाँ पे गोलियां चलना और लूटपाट की और दूसरी घटनाएं, ईवीएम लूट ली जाने की घटनाएं, और ये सारी घटनाएं देखने में आती हैं। जी, त्रिपाठी जी, तमंचे पे वोट, तमंचे पे मतदान, ये आज से थोड़ी है। ग्वालियर चंबल में जहाँ भी इंटीरियर क्षेत्र है, कुछ रीवा का भी क्षेत्र है, कुछ बुंदेलखंड का भी है, लेकिन ग्वालियर चंबल में कुछ जिसकी बात ज्यादा है, वहाँ बहुजन समाज पार्टी का जो आप देखें, हमेशा बहुजन समाज पार्टी की ग्वालियर चंबल क्षेत्र से 1-2 सीटें आ ही जाती है। और वो कौन सी सीटें आती है ये भी देख लीजिए, वो बाहुबली आते हैं। मतलब बहुजन समाज पार्टी के जो दलित वर्ग के मतदाता है उनके वोट मिल जाते हैं, साथ में उनका जो, क्योंकि वो सवर्ण लोग या पिछड़ा वर्ग के लोग ज्यादा है जो बहुजन समाज पार्टी से विधायक अगर गिनती करें। एनल सिंह कंसाना खुद बहुजन समाज पार्टी से पहली बार जीते थे, 2 बार जीते हैं, तो वो जो दलित मतदाता है वो मिल जाता है, साथ में उनका बाहुबल। तो यही तमंचे पे वोट जो आप बोल रहे हैं, वही वजह है कि वहां से बहुजन समाज पार्टी के या लोग ज्यादा आते हैं। लेकिन अगर ये वोटिंग परसेंटेज इसी तरह से बढ़ता रहा, हो सकता है
सिंधिया जी के सम्मान में भी आ जाए, लेकिन मैं उतना मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। वोटिंग परसेंटेज और जितना ज्यादा जाएगा उतना ही उल्टा चमत्कार हो सकता है। फिर से देखिए, चमत्कार ये हो सकता है कि अगर नाराज है मतदाता, दल बदल का उनके दिमाग में है दल बदल का मुद्दा, तो संदेश जी की तरफ चमत्कार हो सकता है जो हम लोग नहीं पकड़ पा रहे हैं। जैसा आपने पहले कहा कि स्थायित्व का मुद्दा अगर आ गया, तो स्थायित्व का मुद्दा आ गया तो कांग्रेस के एकदम अगेंस्ट में जाएगा, और स्थायित्व के मुद्दे के चलते जैसे 80 में भी नहीं पहचाने। 80 में हालांकि जैसा आप बोल रहे हैं, चौधरी चरण सिंह और मोरारजी देसाई के बीच में जो सीट युद्ध चल रहा था, जिसकी परिणति हुई कि 2.5 साल में सरकार गिर गई, वही सीट युद्ध तो सिंधिया जी और कमलनाथ जी में चल रहा था। नहीं, क्यों? वहां से जो टूटा वो कोई बीजेपी में ज्वाइन नहीं हुआ, जिस तरह यहाँ से लोग कांग्रेस से टूट के चले गए। अरे वो गलत पार्टियां इतनी बड़ी, बीजेपी तो खत्म हो गई थी सबको। अरे कांग्रेस में कोई नहीं आया ना टूटने के बाद, सारी पार्टियां खत्म हो गई कि जनता दल बन गया था। कांग्रेस में कोई नहीं आया, किसी ने अपना दल बदल नहीं किया, जो जहां था वहां था। ये सर आप समझ लीजिए, मैं इतिहास सुनिए, वहां उस वक्त जब मोरारजी की सरकार गिरी तो आपस में डिस्प्यूट हुआ, लेकिन वहां से हटके मोरारजी की सरकार गिरने के बाद चौधरी चरण सिंह बने प्रधानमंत्री जी। वो यहाँ पे आप उनको सखलेचा जी को गिरा रहे थे, पटवा जी गिरा रहे थे, पटवा जी बने मुख्यमंत्री। सर त्रिपाठी जी, आप मेरी बात नहीं की बात बता रहा हूँ। मेरा प्रश्न क्या है? हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि जो सरकार गिरी थी या गिरा, उसके व्यक्ति दूसरी पार्टी में नहीं गए, जिस तरह यहाँ पर आने का मतलब उस समय इतना लोकतंत्र में इतने 1967 में तो गए थे। अरे सर, अभी जो गुस्सा है प्रदेश की जनता में इसी चीज का है। 67 में प्रदेश की जनता गद्दार क्यों कह रही है? प्रदेश की जनता गद्दार नहीं कह रही है, ये नैरेटिव को आप लोगों ने सेट किया है। तुम्हें पसंद नहीं था, इस्तीफा देके घर बैठ जाते तुम, ये फिर हमसे वोट मांगने आ गए। देखिए ये है 67 का मुद्दा, 67 के मुद्दे में भी स्थायित्व का मुद्दा आया। आपने पहली बार यहाँ गैर कांग्रेसी सरकार मध्य प्रदेश में बनी, गोविंद नारायण सिंह के द्वारका प्रसाद मिश्र की सरकार गिराई आपने। चुनाव होता है तो कांग्रेस पूर्ण बहुमत से आ जाती है। पंडित जी सुनिए, उसका हर्ष क्या हुआ गोविंद नारायण सरकार का? जो 36 के 36 सुनिए, जो 36 के 36 कांग्रेस से गए थे, उनकी जमानतें जब्त हो गई। याद रखिए, ये 28 हैं, इनकी जमानतें जब्त हो गई। मुद्दे की बात कर रहा हूँ, 25 के मुद्दे की बात कर रहा हूँ। ये कह रहे हैं संदेश जी, मध्य प्रदेश जब्त होने का चैलेंज भी दे रहे हैं। मध्य प्रदेश की जनता गद्दार है, गद्दारों को मध्य प्रदेश की जनता खुददार है, गद्दारों को सबक सिखाने का आप देख रहे हैं इतना परसेंट, ये गद्दारों को सबक सिखाने के लिए तैयार। अरे आपने बताइए स्थायित्व का मुद्दा किसकी तरफ जाएगा? सर स्थायित्व का मुद्दा ही नहीं है, चुनाव में गद्दार वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। नहीं रुक गए, आप बोलिए। कह रहे हैं कि जमानत जब्त हो जाएगी, ये चैलेंज कर रहे हैं। हेलो जी हेलो हेलो, आपको आवाज मिल रही है? ऑडियो क्या? आपको कनेक्ट करने की फिर से हम कोशिश करते हैं धैर्यवर्धन जी। त्रिपाठी जी नहीं, जैसा कि बोल रहे हैं, ये जो एक चुनावों का इतिहास जो बताता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इस बार पहली बार इतिहास में, लोकतंत्र के इतिहास में ही पहली बार हो रहा है कि इतने सारे उपचुनाव एक साथ हो, वो भी दल बदल छोड़ के दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ने चले जाए। ये भी अपने आप में इतिहास में हो सकता है चमत्कार हो जाए। पार्टी जी एक मौका और 1967 में था, लेकिन उस समय दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं था, इसलिए चले गए थे। इसलिए कोई हीरालाल पिस्पल से लेकर के सब उनके साथ उपचुनाव उस समय उस वक्त भी हो जाते। और जो उस समय विधायक की अगर छोड़ने की बात होती तो हो सकता नहीं छूटती। वो तो द्वारिका प्रसाद मिश्र जी सदन के अंदर हुआ था। डीपी मिश्रा जी की स्पीच थी उनकी, गोविंद नारायण सिंह की, कि लो पुरुष 5 मिनट आपके पास समय है, अगर सरकार बचा सकते हो तो बचा लो। और वो इसलिए हुआ था कि उनको मालूम पड़ गया था कि 36 से 36 विधायक राजेश सिंधिया लेकर के बैरागढ़ तक पहुंच गई है। धैर्यवर्धन जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। धैर्यवर्धन जी, यहाँ पे संदेश जी कह रहे हैं कि जिस तरह से वोटिंग हो रही है और जिस तरह से जो इतिहास रहा है, उस इतिहास के हिसाब से वो चैलेंज कर रहे हैं कि जमानत जब्त हो जाएगी 25 के 25 की, जितने लोग छोड़ के गए हैं। मैं भी चाह रहा हूँ 2 मिनट इतिहास पे चर्चा हो जाए। कांग्रेस में कब कब फ्रैक्चर हुआ, ये भी कान बड़े करके सुन लें। कांग्रेस 1951 में टूटी, 56 में टूटी, 59 में टूटी, 66 में टूटी, 67 में टूटी,
69 में टूटी, 78 में टूटी, 81 में टूटी, 84 में टूटी, 86 में टूटी। अरे यार क्या बोल रहे हो, बकवास बातें। 84 में कौन सी क्यों टूटी बताइए, कौन सी टूटी बताइए आप। कुछ भी बोलते यार, जुमले मोदी की तरह जुमले यहाँ भी दे रहे हो, शिवराज जी की तरह जुमले देते हैं। 84 में बताइए, आपने बोला 84 में बताइए, उनको बताने तो दीजिए आप। अरे रुकिए, बीपी सिंह कहाँ से आए थे? आपकी कांग्रेस को छोड़ करके आए थे। वो 89 में है। अरे भाई साहब 84 की बात नहीं है, वो 89 की है। अरे आप किसको बुला लेती हैं आप? अरे ये इस तरह ये तो आप नहीं बताएंगे ना संदेश जी कि हमें किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है। ठीक है, आंकड़ों में गलती हो जाती है, आंकड़ों में गलती हो जाती है, देखिए आंकड़ों में गलती हो जाती है, समटाइम नंबर फिगर में गलती हो जाती है, बोलने दीजिए उनको। चेक कर लीजिए। जी जी जी, बीपी सिंह 88 में टूटे थे धैर्यवर्धन जी। और अब डूबता जहां है, अब तो तुम्हारे विधायक स्वयं छोड़ के जा रहे हैं। इसको क्या कहेंगे? इसको टूटना नहीं कहेंगे, इसको जोड़ना नहीं कहेंगे। आप देखिए, विधायक आपने 2 बार कांग्रेस की सरकार सिंधिया खानदान ने गिराई है। एक बार विजयराजे सिंधिया ने गिराई है, तो दूसरी बार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गिराई है। क्या हुआ? चिरमिरी बहुत ज्यादा लग रही है। देखिए मेरी बात सुन लीजिए, कांग्रेस के लिए बेहद शर्मनाक और चिंताजनक समय चल रहा है इस समय। भले चुनाव में एक कांग्रेस के विधायक ने एक पार्टी को छोड़ दिया, यह कितना बड़ा समाचार है इनके नेतृत्व पर, इनके स्थायित्व पर। क्या राहुल गांधी नेतृत्व दे रहे, क्या सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी नेतृत्व दे रही, और क्या कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी नेतृत्व दे रहे हैं? पहले आप सवाल उठाना है तो अपने अंदर खाने में उठाइए कि कांग्रेस का हश्चर्य हो क्यों रहा है, क्यों लोग छोड़ कर जा रहे हैं? क्योंकि लोगों को लग रहा है कि देश, उत्तर प्रदेश का भविष्य भारतीय जनता पार्टी के हाथों में। लोगों लेकिन धैर्यवर्धन जी, आम जनता का रुझान। धैर्यवर्धन जी, आप लोग तो बीजेपी मुक्त भारत अभियान चला रहे थे, कहाँ आप लोग कांग्रेस युक्त बीजेपी बनाते जा रहे हैं? कांग्रेस मुक्त चला रहे थे। कांग्रेस मुक्त, माफ कीजिएगा, कांग्रेस मुक्त भारत को लेकर अभियान चला रहे थे, अब आप लोग वही कांग्रेस युक्त बीजेपी बनते जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस से हमें कोई चिढ़ नहीं है, पर कांग्रेस की जो नीतियां उनका कांग्रेस का तमाम गलत करने की है। जो कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में जाकर के हलफनामा देकर के कहे कि भगवान राम के कल अब राम मंदिर पे मत जाइए, कोई अस्तित्व नहीं है। नहीं, बात होगी, ये नहीं, बात नहीं, कब होगी? नहीं, बात क्यों नहीं होगी भाई? कश्मीर को लेकर के इनका रवैया क्या रहा? अभी उपचुनाव की बात कर रहे हैं हम जिन मुद्दों पे बात कर रहे हैं, हम प्रदेश के सिनेरियो में बात कर रहे हैं। अगर फिर ये बात होगी सर, तो धैर्यवर्धन जी फिर 15 लाख भी निकल आएगा, 2 करोड़ की बात भी होगी, नौकरी 2 करोड़ नौकरी की भी बात होगी। इसलिए ये सब रहने दीजिए सर, ये सब रहने दीजिए। हम मध्य प्रदेश के सिनेरियो में ही बात करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, चर्चा भी सार्थक रहेगी। देखिए, मैं मध्य प्रदेश के लोग भी चाहते हैं कि राम मंदिर बने, मध्य प्रदेश के लोग भी चाहते थे कि कश्मीर में धारा 370 हटाई जाए, मध्य प्रदेश के लोग भी चाहते थे कि कांग्रेस हमेशा से नारा लगाती आई है कि कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, और गरीबी आज तक नहीं मिटा पाए। गरीबी हटाओ, गरीबी मिटाओ का नारा दिया श्रीमती गांधी जी के समय से। आज भी गरीबी रेखा में हिंदुस्तान का 1/3 आदमी जीवन यापन कर रहा है। क्या किया आपने? इन सवालों का जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा, इसलिए हम कांग्रेस के खिलाफ बोलते थे। और जनता से इसलिए जनता पूछ रही है कि मिटाओ। 89 रुपीज पर लीटर अगर पेट्रोल बिक रहा है तो वो भी क्यों बिक रहा है, ये भी जनता पूछ रही है ना। फिर तो ये भी, इसका भी जवाब दीजिए। बहुत हो गई पेट्रोल डीजल की मार अब की बार मोदी सरकार, ये नहीं पूछ रही जनता। ये बहुत बड़ा विषय है। ये अलग विषय कहाँ से हो गया सर? ये विषय अलग कहाँ से हो गया? मैं बता रहा हूँ आपको विषय कहाँ से अलग। आज पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था ध्वस्त पड़ी है। भारत की सरकार तो फिर भी इसको कैसे सहेज रही है। और एक और बात बताऊं मैं, जरा आर्मी की तरफ भी नजर डालिए। कांग्रेस के समय आर्मी के पास बोरले नहीं बचे थे, पहनने को कपड़े नहीं बचे थे, क्या हालत कर दी? असला नहीं, हथियार नहीं। और मोदी जी की सरकार आने के बाद हर रोज नहीं। देखिए, विषय को मत भटकाइए। अगर आप आर्मी का जिक्र करेंगे तो पीएम मोदी के खिलाफ जिस एक्स आर्मी मैन ने ताल ठोकी थी, उन्होंने भी आर्मी की फिर कई लापरवाहियां, अनियमितताएं उजागर की थी, वीडियो बना के वायरल किया था, उनको सस्पेंड कर दिया गया था, उनका कोर्ट मार्शल कर दिया गया था। इसलिए विषय को मत भटकाइए। फिर संदेश जी, कोई आर्मी मैन कभी कहता है कि मुझे पतली दाल मिल रही है? तो घटिया बात है। ये तो एनसीसी के बच्चे को भी पतली दाल नहीं मिलती, आर्मी की तो बहुत बड़ी क्या बात कर रहे हैं? मतलब जब आपसे सवाल किया जाएगा तो आपके कंफर्ट जोन के हिसाब से सवाल किया जाएगा क्या?
और जब कांग्रेस से सवाल किया जाएगा तो कांग्रेस के कंफर्ट जोन के हिसाब से सवाल किया जाएगा क्या? आर्मी के लोगों को पौष्टिक भोजन की उपलब्धता होती है, वहाँ के मौसम के अनुसार समय पर उनको सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है। संदेश जी जवाब देंगे। संदेश जी पूछो, संदेश कहते हैं कि मोदी जी की सरकार आने के बाद हम खुश हैं। संदेश जी। मैडम, शर्मा जी का, प्रवक्ता जी का तो मैं एक सीधा सा जवाब देता हूं, क्योंकि बहुत जनता है अब समझदार, नहीं जीतेगा कोई गद्दार। ये आप बेफिक्र रहिए, आपकी बात समाप्त। और रही मोदी जी की बात, आप जितनी करते हैं, आप जरा अभी अपन जो है प्रदेश की बात कर रहे हैं, खैर छोड़िए। मेरा निवेदन सिर्फ साफ है, मध्य प्रदेश की जनता ने जो अपार जो वोटिंग करी है, वो मैडम उसके 8-10 पॉइंट हैं, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट हैं। उसको यहाँ बैठे बैठे अपन उसको किसी तरह गुमराह कर दें, ये है वो है, स्थायित्व का सवाल, ये सवाल कुछ नहीं है। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल है गद्दारों को सबक सिखाना है, ये प्रदेश की जनता का पहला सवाल है। दूसरा, प्रजातंत्र को बचाना, ये दूसरा सवाल है। किसानों को सही दाम दिलवाना, ये तीसरा पॉइंट है। यूरिया, रोजगारों को भत्ता दिलवाना, ये चौथा पॉइंट जी। और यूरिया जो सोयाबीन 2100 रुपए कमलनाथ जी के जमाने में बिकी थी, वो आज 600-700 रुपए बिक रही है, उसमें सही दाम उनको दिलवाना। आपको रोजगार भत्ता आपने कहा था देने को। अरे बिल्कुल, सुनिए ना सर, हमने तो ट्रेनिंग शुरू की थी, आपने हमारी सरकार गिरवा दी। सुनिए, 100 रुपए यूनिट बिजली प्रदेश की जनता याद कर रही है मैडम। और इस चीज के लिए पूरा जो मतलब शहरी एरिया है, उसमें यही एक ही आवाज है, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली, ये मेन काम था। और आखिर में फिर मैं बोल रहा हूं, 3 तारीख मंगलवार, कमलनाथ हनुमान भक्त है, निश्चित। और चुनाव वोटिंग भी, काउंटिंग भी 3 तारीख को होना है, इसलिए आप बिल्कुल कर समझ लें ये। और एक चीज बता दूं आपको, हमारे मैडम एक लाइन, बीजेपी राम भक्त है, कमलनाथ जी, और कांग्रेस हनुमान भक्त हो गई है, और जो हनुमान जी है वो राम जी के भक्त हैं। मैडम एक लाइन और मुझे बोलने दीजिए। बोलिए। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, कमलनाथ जी के लिए हमारी जीत के शुभ संकेत कल 12 बजे के बाद से आना शुरू हो गए। सर्वप्रथम आपने देखा होगा, कोर्ट ने जो उसको आयोग को फटकारा है, ये संकेत विजिलेंस ने दिए थे आपको जी, ये विजिलेंस ने संकेत दिए थे ना आपको। नहीं, कोर्ट का मसला कर रहा हूँ, विजिलेंस का नहीं कर रहा हूँ। नहीं, संकेत आने शुरू हो गए। ये कल सुबह से, मैं कल की बात कर रहा हूँ सर। तो आज कोर्ट ने नहीं, मेरा मतलब ये कल से हमारा 12 बजे के बाद से हमारा समय परिवर्तित हो गया है। मैं ये कह रहा हूँ, सर्वप्रथम हमारे पास हाईकोर्ट जो आयोग ने उनको वो लिस्ट से बाहर किया था, उसमें उसने आयोग को फटकार लगाई है और उसका गलत काम किया। इसलिए हमारे साथ शुभ संकेत शुरू हो गए हैं पंडित जी। आप भी अग्निहोत्री जी पंडित जी हैं, और हमारे त्रिपाठी जी पंडित जी हैं, और हमारे सामने शर्मा जी बैठे। मैं पत्रकार हूँ। नहीं, वो तो है सर, मैं तो जानता हूँ, लेकिन मैं बता तो सर, मेरा निवेदन यही है, मंगलवार जातिवाद पे वोट मत डलवाइए आप। अरे सर, आप लोगों ने सीखा है ये शर्मा जी से सीखा है, ये शर्मा जी से सीखा है। बोलिएगा कि शर्मा जी से सीखा है, ये मेरा मतलब ये शर्मा जी से सीखा है सर। ना जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, बेफिक्र रहिए आप। अब मोहर नहीं लगती, मोहर ठीक है, बटन दबेगा हाथ पे, चलिए ठीक है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आपकी जातिवाद की राजनीति को बढ़ावा आप लोगों ने दिया है, इसलिए आप लोगों के पद चिन्हों पर चलते हुए ये भी जातिवाद की राजनीति करने लगे हैं। 28 की 28 सीट जीतकर इतिहास बना दो, गद्दारों को महल का दरबान बना दो, महल का दरबान बना दो। ये 27 से लीजिए, खूब नहीं सर, एक भी नहीं देंगे। इतिहास जब ही बनेगा। और इसके पहले सर 66 में जब जिन्होंने छोड़ी थी ना, वो एक नहीं जीता था सर, अभी भी एक भी नहीं जीतेंगे। और सर, जब पार्टी कोई छोड़ता है, अजीत जोगी वाला भी मसला है, 2002 का 17 विधायक बीजेपी के एक साथ छोड़ के गए थे कांग्रेस में, और उसमें से 16 हार गए थे अगले चुनाव में। ये सामान्य बात होती है। आप यहाँ की बात तो उस समय मुझे बहुत ध्यान नहीं कि कितने 36 विजय राजी लेके गई थी। हाँ, मुझे भी ध्यान नहीं। और कांग्रेस नहीं थी वो, और कांग्रेस को उन्होंने तोड़ा था। और पहली बार मतलब ये आप मान लीजिए कि चलती हुई कांग्रेस की सरकार को सिंधिया खानदान नहीं तोड़ा है। बिल्कुल, सिंधिया इतिहास ही गद्दारी का है, गद्दारी का है। अंग्रेजों के साथ, रानी लक्ष्मीबाई के साथ कांग्रेस ने इतिहास गद्दारी का है। इसका जवाब दे रही है, इसके जवाब ग्वालियर रीजन दे रहा है। अरे
किया फिर 18 साल क्या किया उनको? फिर ठीक है, गद्दारों को रखे रहे, उनको रखे रहे। आप ही मतलब उस हिसाब से तो आप ही लोग गलती है मैडम, गलती स्वीकार कर रहे हैं। हमने तो माना, देखिए हमने माना गलती कर दी थी। महाराजा महारानी के अहम की टकराहट। आपको मैं बता दूं विजयराज सिंधिया ने क्यों तोड़ा था। पचमढ़ी में सम्मेलन था, 2 अधिकारियों ने विजयराज सिंधिया को हुक्म हुजूर कर दिया था और वो डीपी मिश्र ने देखा था, उन्होंने उन दोनों अधिकारियों को उनके सामने डांटा और उनका ट्रांसफर कर दिया। वहीं से तय हो गया था, विजयराज सिंधिया ने सरकार गिरा दी थी। बिल्कुल वही स्थिति आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ हुई है। आपसे सहमत। यहाँ भी उनके अहंकार को आप ललकार रहे हो, सड़क पे उतर जाओ। नहीं सर, मुझे जवाब। 4000 करोड़ का यस बैंक, ये है नाटक, दुनिया जानती है। 4000 करोड़ का यस बैंक पकड़ा गया था मोदी जी ने, उसकी दम पे ये छोड़ के गए। इन्होंने सोचा कि हार तो मैं गया हूं, यहां भी बैठे बैठे भी कैबिनेट मंत्री बन जाऊंगा, और 4000 करोड़ रुपए, 4000 करोड़ यस बैंक, पता कर लीजिए। अब ये अब आप आरोप लगाते हैं, ये है सच्चाई। और 35 करोड़ इसमें से दिए। इसका जवाब धैर्यवर्धन जी 4000 करोड़ का सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं। भाई आप ही जवाब दे सकते हैं, क्योंकि आप ही की पार्टी के दिग्गज नेता हैं अब तो सिंधिया जी। अब ज्यादा बोलता कौन है, किन परिस्थितियों बोलता है? या तो सिरफिरा हो जाता है या फिर पढ़ के आता है कि मुझे कुछ तो भी उठपटा बोलना ही है। तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इनको रटा के भेजा रहा है कि कुछ भी बोलो, ऊट पटांग बोलो, बिना सबूत के बोलो। आपके पास कोई चीज है तो आप उसकी शिकायत करिए, कोर्ट जाइए। ये नया शगुफा लेकर के कैसे आ गए आप? केवल वोटर के दिमाग में भ्रम पैदा करने के लिए आप ये नए नए शगुफे ला रहे हैं। आप मुझे जिम्मेदार व्यक्ति लग रहे हैं। कम से कम बाकी लोगों से थोड़ा सा आप बचिए, गंभीरता से बात कीजिए। मैं ऐसे किसी भी आरोप को सिरे से नकारता, मुझे इस प्रकार की कोई जानकारी भी नहीं है। और मैं आपको चुनौती दे रहा हूं कि यदि आपको कुछ भी इस मामले में पता है, कांग्रेस के नेता बकवास बंद करें और जाए एजेंसी के पास, जाए अदालत में। संदेश जी चैलेंज कर रहे हैं, अदालत में जाइए। जी अरे साहब, अरे हम कुछ गलत बोल रहे हैं तो आप जाइए ना कोर्ट में। हम तो जनता की अदालत में पहुंच गए हैं, फैसला आ रहा है, बेफिक्र रहिए आप। खैर मैडम, मैं आपसे गौरी मैडम, ये जनता का चुनाव है, प्रजातंत्र को बचाने का ही चुनाव है, जनता का चुनाव है, जनता ही जीतेगी। मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, प्रदेश पुकारे दिल से, कमलनाथ फिर से। ये ठीक है, अगर बीजेपी लीड ले जाती है। सुंदरलाल पटवा जी की सरकार तुमने गिराई, कल्याण सिंह जी की सरकार तुमने गिराई, और कांग्रेस पार्टी ने कितनी बार सरकारों को, निर्वाचित सरकारों को भंग किया। देश में दंगे कराओगे तो छोड़ देंगे क्या? हैं? देश में दंगे कराओगे तो छोड़ देंगे तुम्हारी सरकार को? हैं? चूड़ी पहन रखी है क्या? पूरे देश को 2000 करोड़ रुपए का नुकसान पता है, दंगा कराया, हिंदू मुस्लिम कराया, छोड़ देंगे तुमको? छोड़ देंगे? बातें करते हो, जुमलेबाजी करते हो बैठे बैठे। कृपया करके चूड़ियों को ना इस तरह से मत जोड़िए, दंगे कराए, महिला सम्मान से जुड़ी हुई। छोड़ देंगे तुम्हें ना, आप लोग तो महिलाओं का सम्मान करते हैं ना, तो चूड़ियों को इस तरह से मत कीजिए, मत जोड़िए। मतलब राजनीति में चूड़ियों को कि चूड़ी फेंक देना, दिखा देना, ये सब मत कीजिए। महिला सम्मान की बात है। शांति का टापू बन जाता है राज्य और देश, कभी कोई दंगे नहीं होते हमारे समय। सरकार गिराने के बाद फिर जनता ने जवाब दिया था तुम्हें, फिर भी निपटा थे, ये याद रखो। मत यूपी में भी, मध्य प्रदेश में भी, सब जगह। अरे यूपी में कल्याण सिंह की फिर बन गई थी संदेश जी। यूपी में कल्याण सिंह की फिर बन गई थी गिराने के बाद बन, ठीक है। लेकिन जो हम मध्य प्रदेश की बात, मध्य प्रदेश में हारे ना, बातें करते हो दंगे फसादी लोग, बातें करते हो, जुमले देते हो बैठे बैठे यहाँ पर। ठीक है, और उस पर दम ठोक रहे हो कि सरकार गिरा। यार क्यों नहीं गिराए? तुम दंगा फसाद करो, हम तुम छोड़ देंगे, हैं? तुम्हें छोड़ देंगे हम, गलत फहमी में मत रहना। लेकिन पहली बार इतिहास में हुआ है। पानी पी लीजिए संदेश। त्रिपाठी जी, 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे 50% अबव वोटिंग हुई है और 10 ऐसी हैं जहाँ पे 40%। देखिए यहाँ तो मैं बता रहा हूँ फिर से शांति कि ये जो बोल रहे हैं कि हम अगला 15 अगस्त तो खैर निकल गया, 26 जनवरी झंडा फहराएंगे कमलनाथ जी। जो राजनीतिक सिनेरियो है, जो सामने दिख रहा है, राजनीतिक परिदृश्य है, उसमें मुझे चमत्कार ही, बहुत बड़ा कोई चमत्कार होगा तो ही कांग्रेस सरकार बनेगी। क्योंकि मैं एक बार फिर बता रहा हूं कि बीजेपी की प्लानिंग, अरे आपके हाईकमान
ठीक है, मोदी जी और अमित शाह नहीं आए प्रचार करने, उनको जरूरत नहीं उनकी। आप भी जानते कितने आ जाते तो एक मिनट सुन लीजिए। सरकार उनकी कितने स्टेट में है, आपकी गिने कितने में है? पंजाब में है, मध्य प्रदेश में थी, चली गई, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। तो आपके तो स्टार प्रचारक मोदी जी वगैरह को आना था। जहाँ स्टार प्रचारक देख लेना बिहार में रिजल्ट जहाँ जा गए। आपके बहस से प्रियंका, आप बोलने तो देंगे, आपकी आवाज थोड़ा तेज है, लाउडली बोलते हैं तो मुझे मौका दीजिएगा उसके बाद। अब क्या मौका इससे ज्यादा? आपको बोलने के बाद मुझे आपका जवाब देने का मौका दीजिए। तो प्रियंका गांधी आ जाती, राहुल गांधी आ जाते, आपको करो या मरो का सवाल है। अगर एक सीट भी बीजेपी आ गई तो आप सरकार नहीं बना पा रहे। मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, यहीं से एक सीट भी बीजेपी आ गई, 28 के 28 पूरी सीटें चाहिए। जब चाहिए तब आप सरकार बना पाओगे, तब 115 पे पहुंचेंगे। और सुन लीजिए, ये भी सुन लीजिए। अगर आप जीत भी गए तो आम चुनाव की तैयारी करिए, सरकार फिर से आपकी नहीं बन रही है। ये जी मैं भविष्यवक्ता नहीं। हाँ, चलिए देख लीजिए जी। अब मैडम मुझे सुन लीजिए। लेकिन धैर्यवर्धन जी को एक मिनट, धैर्यवर्धन जी इतना मैं बता दूं, आपने थोड़ा सा कहा था कि 84 बीपी सिंह ने छोड़ा। बीपी सिंह ने 88 में छोड़ा था, बोफोर्स के मुद्दे पे रक्षा मंत्री रहते थे बीपी सिंह, और बोफोर्स कांड पहली बार राजीव गांधी के लिए उन्होंने उठाया था, और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी। तो धैर्यवर्धन जी, आपको भी ऑथेंटिक जानकारी मिल गई होगी अब तो? आपका भी डेटा और बता दिया, आपका भी डेटा और जो फिगर है वो बिल्कुल फैक्ट के साथ बता दिया यहाँ पे त्रिपाठी जी ने। जी संदेश जी दीजिए। जी, देखिए मेरा इतना सा निवेदन है कि कांग्रेस आवाज नहीं आ रही, फ्रीज हो गया। ठीक, संदेश जी आपने समय मांगा था। मैडम त्रिपाठी जी बार बार बोल रहे हैं कि साहब एक सीट भी नहीं आएगी तो ये हो जाएगी। ये बिल्कुल सही है, आंकड़ों की बात है। ये एक्चुअली उन थाली के लड्डुओं पे भरोसा कर रहे हैं, जो थाली इधर हुई तो इधर हो जाएंगे, उधर हो जाए तो उधर। हम आकलन कर रहे हैं प्रभु, हमारी सरकार ना आप बना रहे हैं वो बना रहे हैं, हम पत्रकार हैं, हम आकलन कर रहे हैं। नहीं, आपके आकलन के जो जवाब दे रहा हूँ सरकार, आपने कहा भरोसा कर रहे हैं इसलिए। नहीं, हाँ नहीं, आकलन का भरोसा मतलब हमारा शब्द वही साहब, मतलब आप ये सोच रहे हैं कि आपकी उन लोगों पे भरोसा करके सरकार बनाने की सोच रहे हैं जो बैंगन के, जो थाली के बैंगन के लड्डू हैं, वो आप रुक जाइए। आज ही आपको मैंने आपसे निवेदन फिर किया, अभी क्या है, खरीदारी का काम जो है बीजेपी ने शुरू किया था, ये शुरुआत इन्होंने करी है। आप विधायक खरीदी केंद्र आप खोलने वाले हैं क्या? नहीं, सुन लीजिए ना, वो हम तो स्पष्ट बोल रहे हैं ना सर, आपने ये काम आपने शुरू किया था, ये ध्यान रखिएगा आप, ये याद रखना कि ये गलत काम आपने शुरू किया था। तो क्या अगर शरीफ आदमी जब गुंडा बनता है ना तो गुंडे कहीं नहीं लगते हैं उसके सामने, ध्यान रखिए। आपके तो पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हमें इस तरह की राजनीति मध्य प्रदेश में करनी नहीं करते। हम बोल तो आप जिस तरह से कह रहे हैं, आप तो कह रहे हैं ना कि अगर शरीफ इंसान अगर गुंडा बन जाए तो मतलब कह रहे हैं जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा मतलब पैनिक हो जाती है, पैथेटिक हो जाती है, तो मतलब आप थ्रेट दे रहे हैं यहाँ पे। नहीं, हम ये कह रहे हैं हमारा निवेदन, ये गलत काम जो आपने शुरू किया था ना, इसको जनता समाप्त कर देगी, आप रुक जाइए। और उसके जनता के रिजल्ट से थोड़ा अंदाज कर, आप 6 तारीख को मुझे 5 तारीख को मुझे बुलाइए आप यहाँ। 5 नवंबर को अरे 5 नवंबर को जवाब, ये आपका जो एक सीट वाला ना, इसका जवाब आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। सुनिए संदेश जी, आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। संदेश जी 5 तारीख को आरएसएस की भोपाल में मीटिंग है जिसमें तमाम दिग्गज शामिल हो रहे हैं। क्या आपको उस मीटिंग में जाना, तो हम आपके लिए कार्ड मतलब अप्रोच करवा देंगे। दूसरी चीज, 10 तारीख को काउंटिंग होगी, 10 तारीख को हम आपको बुलाएंगे चर्चा के लिए, तो 5 तारीख का तो सवाल ही नहीं। नहीं, वही मैं आपसे निवेदन 5 को विधायक खरीदी केंद्र। नहीं, पंडित जी जो बार त्रिपाठी जी बोल रहे हैं ना कि एक आपके पास एक है, अरे साहब हम घास नहीं खाते साहब, हम एक आपका नहीं बोल रहे प्रभु, हम ये बोल रहे हैं कि अगर हमारे एक भी जीत, हाँ वही मतलब उनको एक भी सीट मिलती है तो हम 27 सीट कंक्लूडिंग। ऐसा नहीं होता सर, ये प्रजातंत्र है, ऐसा नहीं होता जैसा आप समझ रहे हैं। दूसरों को मौका दे दीजिए। केके जी कंक्लूडिंग के बाद। मुझे लग रहा है जिस तरह इस समय 40 से 45% के आसपास की वोटिंग हुई होगी, और ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ कि 5 बजे तक, क्योंकि आखिरी 1 घंटा कोरोना मरीजों के लिए और उनके लिए तय किया हुआ है,
कि वो वोटिंग कर सकेंगे। लेकिन उसके बाद भी यदि जो मतदान केंद्र पर मतदाता उपस्थित होंगे उन्हें भी मत देने का अधिकार दिया जाएगा, तो मुझे लगता है कि आखिरी वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा आते आते 7 से 7:30 बजे का समय होगा और लगता है कि 60% 70% के आसपास ये वोटिंग जानी चाहिए। 60% एवरेज एक मानिए। इतनी यदि वोटिंग होती है तो मुझे लगता है, एक तो जो त्रिपाठी जी कह रहे थे कि हो सकता है कि ये सरकार के स्थायित्व के लिए वोटिंग हो सकता है कि ये ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा जो कदम उठाया गया है बगावत का कांग्रेस के खिलाफ, उनके खिलाफ वोट हो। अब देखना होगा कि जो भी वोटिंग परसेंटेज है वो क्या वो बढ़ा हुआ किसके पक्ष में जाता है। ठीक ठीक। धैर्यवर्धन जी, बहुत संक्षेप में कंक्लूडिंग रिमार्क। कांग्रेस के नेता से मैं नम्र निवेदन करूंगा कि अपने घर के नटबोल्ट ठीक करके रखना, ऐसा ना हो राहुल लोधी की तरह 2-4 ग्राहक और हमारे घर चले आए। नाम बता दीजिए जल्दी से। विकास आप ही कराओ। लगे आप नाम भी बता दीजिए 2-3 के। नहीं क्यों बताऊं, इनके कमजोर कड़ी बहुत है। अच्छा चलिए, इन्होंने तो बता दिया। त्रिपाठी जी कंक्लूडिंग रिमार्क है। आप आदरणीय, ठीक है, बहुत संक्षेप में, बहुत संक्षेप में। समय नहीं है, बस 1 मिनट। जब हारेंगे गद्दार, तभी होगी प्रजातंत्र की जय जयकार। मेरा निवेदन है, जब हारेंगे गद्दार प्रजातंत्र जब ही जीतेगा। ठीक है, इसलिए मैं पुनः निवेदन करता हूं प्रदेश की जनता से, आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से, कि प्रदेश पुकारे दिल से, कमलनाथ आप अपील करने का समय चला गया। ठीक है त्रिपाठी जी, देखिए सीधी सी बात है, अगर बीजेपी ने दल बदल के मुद्दों को कहीं डाइल्यूट कर लिया है, विकास के मुद्दे की तरफ उन्होंने घुमा दिया है, तो ये तय के मान चले बीजेपी की सरकार स्थायी है। ठीक। और अगर कहीं जैसा चमत्कार, और जिसकी उम्मीद हमें चमत्कार की बहुत कम दिख रही है कि पूरा चमत्कार हो जाए तो 26-27 सीटें हो जाएं, तो फिर अलग बहुत सारे राजनीतिक समीकरण बदलेंगे। अभी अगर कांग्रेस 25-26 भी जीत गई तो राजनीतिक समीकरण बहुत सारे बदलेंगे, जो मेरा सोचना है, क्योंकि इतने आसानी से बीजेपी नहीं छोड़ने वाली। और स्थायित्व का मुद्दा अगर कहीं इनके खिलाफ चला गया तो फिर उल्टा चमत्कार उधर हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया त्रिपाठी जी चर्चा में शामिल होने के लिए। संदेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया, धैर्यवर्धन जी आपका भी बहुत शुक्रिया और केके जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा